तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, मैं अपने टीम लीडर किम को दिखाते हुए जो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम ग्राउंड जीरो में एंटर करो मिस्टर किम सिवू। और अपना टीम लीडर किम को इस तरह से चिल्लाते हुए देखकर अपनी एमसी की फट जाती है। फिर अपना एमसी टीम लीडर किम से कहता है, अरे तुम तो स्टार्टिंग से ही इसका इतना स्ट्रांगली विरोध कर रहे हो। और ये कहने के बाद अपना एमसी मन में कहता है, ये पहली बार है जब मैंने टीम लीडर किम को इस तरह देखा इतने गुस्से में। और फिर अपना टीम लीडर किम कहता है, नहीं नहीं, इसे ऑपोजिशन नहीं कहो, मैं तुम्हारे प्लान में किसी रीजन से तुम्हारा विरोध नहीं कर रहा हूँ। फिर अपना एमसी कहता है, तो फिर तुम किस लिए ऐसा कर रहे हो। फिर अपना टीम लीडर किम कहता है, अच्छा तो सुनो, सियोल के ग्राउंड जीरो के डेप्थ में एक माइन है जिसमें हाई क्वालिटी मैजिक स्टोन है। और ये सुनते अपना एमसी मन में कहता है, क्या मैजिक स्टोन। फिर अपना टीम लीडर किम अपने एमसी को मैजिक स्टोन के बारे में बताते हुए कहता है कि मैजिक स्टोन वो होती है जो मैजिक एनर्जी से फॉर्म्ड होती है, और ये कहा जा सकता है कि वो प्योर मैजिक एनर्जी से बनी मिनरल्स है और इन्हें मॉन्स्टर से ऑब्टेन करना पॉसिबल है। लेकिन हाई क्लास मैजिक स्टोन ज्यादातर मैजिक स्टोन माइंस में पाई जाती है। और जब सियोल में डायमेंशन फर्स्ट टाइम ओपन हुआ तब हाई डेंसिटी मैजिक एनर्जी के साथ मैजिक स्टोन का निर्माण हुआ था, और एज अ रिजल्ट आसपास के एरिया कॉन्टेम्प्ट हो गए थे। और ये सुनते अपना एमसी मन ही मन में कह रहा होता कि यह सही है, यहाँ तक कि ईडन में भी हाई क्वालिटी मैजिक स्टोन हाई डेंसिटी वाले प्लेस में पाई जाती है। और फिर से अपना टीम लीडर किम कहता है कि 1 साल पहले जब ग्राउंड जीरो में मैजिक स्टोन की माइन मिली थी तो लार्ज स्केल में गिल्ड्स ने मैजिक स्टोन की खुदाई के लिए एक प्रोफेशनल टीम बनाया। इस फैक्ट से बहुत कम लोग अवेयर थे और प्लेयर की को भी इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो रिसेंटली हमें रियलाइज हुआ कि यह ग्राउंड जीरो के अंदर मैजिक स्टोन माइन के लिए लार्ज स्केल पर गिल्ड के बीच फाइटिंग चल रही है। तो हमने ये डिटरमाइन कर लिया कि वो लोग ए रैंक हंटर है। और इतना सब कुछ सुनने के बाद फिर अपना एमसी कहता है, क्या ये अच्छा नहीं होता यदि गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग से ही सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया होता तो। फिर अपना टीम लीडर किम कहता है, मैजिक एनर्जी रेजिस्टेंस वाले ज्यादातर लोग लार्ज स्केल के एफिलिएटेड है, तो बस हम इतना ही कर सकते हैं कि ग्राउंड जीरो में एंटर करने वाले लोगों का एक लॉग बनाए रखें। और ये सुनने के बाद अपना एमसी फिर से मन में कहता है, तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि ऐसा था कि ऐसा नहीं कर सकते थे। फिर अपना टीम लीडर किम कहता है, जिस टाइम तुम ग्राउंड जीरो में एंटर कर जाओगे तो फिर हम लोग पावरलेस हो जाएंगे और उसके बाद हम लोग तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और यहाँ तक कि तुम्हें कोई हेल्प भी प्रोवाइड करने में एबल नहीं है। और अगर यदि तुम्हें ये मंजूर है तो तुम लार्ज स्केल गिल्ड के बीच इन्वॉल्व हो सकते हो, और साथ ही गिल्ड से एफिलिएटेड अवेकनेस से ऑस्ट्रिसाइज्ड भी किए जाओगे। और ये सुनने के बाद अपना एमसी स्माइल करते हुए मन में कह रहा होता है, हे भगवान, ये आदमी कितना बेवकूफ़ है, और क्या वो मेरा प्लान के अगेंस्ट इसलिए है क्योंकि वो मेरा चिंता करता है। खैर ये सब छोड़ो, बट ये आदमी तो गवर्नमेंट ऑफिसर है और मैं ग्राउंड जीरो को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ सकता हूँ क्योंकि वहाँ लार्ज स्केल में गिल्ड्स पावर्स के लिए फाइटिंग कर रहे हैं, बल्कि रीजन यह है कि मैंने पहले ही वोट और दूसरी चीजों से बहुत अट्रैक्ट हुआ हूँ, इसीलिए मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ। फिर अपना एमसी टीम लीडर किम से कहता है, तो फिर क्यों ना मैं तुम्हारी इस परेशानी भरी सिचुएशन का सॉल्यूशन दूं। फिर अपना टीम लीडर किम कहता है, और वो कैसे। फिर अपना एमसी आराम से बैठते हुए कहता है, हाँ तो सुनो, क्या गवर्नमेंट लॉलेस ग्राउंड जीरो की वजह से डिफिकल्ट सिचुएशन में नहीं फंस गया है। फिर अपना किम कहता है, हाँ गवर्नमेंट डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस तो गया है, बट ये सॉल्व कैसे होगा। फिर अपना एमसी कहता है, जैसा देश वैसा भेष, मतलब कि एक लॉलेस एरिया में मुझे बस लॉलेस बनना है। फिर अपना एमसी एबिलिटी मैनेजमेंट मिनिस्टर के पास जाता है और उसके पास एक नोटिस टाइप करवा कर लाता है और अपने किम को दे देता है, जिसमें लिखा हुआ होता है कि यह देखते हुए कि वहाँ लिस्ट रैंक के 2 हंटर है यूजिंग सेफ्टी कंसर्न से एंटर करते हैं तो इसके आगे हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। और ये देखते ही अपना किम सरप्राइज हो जाता है। फिर अपना एमसी कहता है, लगता है तुम इस नोटिस को देखकर खुश नहीं लग रहे हो टीम लीडर किम। फिर अपना किम कहता है, हाँ बट अब मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता हूँ इसमें। और हम लोग देखते हैं कि वो लोग तीनों उस ग्राउंड जीरो के एंट्री गेट के पास पहुँच गए होते हैं, जिसके साथ अपना लियो भी होता है। फिर अपना किम कहता है, खैर ये दीवार ऊंची जरूर है और इस दीवार को आर्क कहा जाता है, नाव की आर्क की तरह, और ये लास्ट पैसन ऑफ सिविलाइजेशन है। लेकिन क्या तुम लोग सचमुच सिर्फ तुम दोनों ही एंटर करोगे तो चलो ठीक है, बट अगर यदि किसी भी तरह की लड़ाई छिड़ जाए तो वहाँ से सही सलामत बचकर निकलने का ट्राई करना। बट गाइस यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि अपना एमसी और अपना लियो ग्राउंड जीरो के अंदर जाने की खुशी में उन लोगों के मन में लड्डू फूट रहा होता है। फिर अपना एमसी कहता है, यार मैं कभी भी फाइट शुरू करने वाला नहीं हूँ, ओके, मैं रेमन के नाम पर कसम खाता हूँ। और ये सुनते ही अपना किम कहता है, ये कहने के लिए थैंक यू सो मच। फिर अपना एमसी मन में सोचते हुए कहता है, इस बात का कोई चांस नहीं है कि अगर कोई दूसरा प्लेयर मुझसे फाइटिंग करने लगे तो मैं वहां से चला जाऊंगा, फिर मैं भी उसे बताऊंगा कि रियल फाइटिंग किसे कहते हैं। और ये सोचने के बाद अपना एमसी मन ही मन में हंसने लगता है। और अपना किम कहता है, अब हम लोग इस ग्राउंड जीरो के मेन डोर के पास आ गए हैं। फिर अपना किम अपने पॉकेट से एक रिमोट निकालता है और उसको वॉल के मेन डोर की तरफ पॉइंट करते हुए प्रेस करता है, तो उस ग्राउंड जीरो का मेन डोर ओपन हो जाता है और फिर अपना एमसी और अपना लियो उस ग्राउंड जीरो के एरिया में एंटर करने लगता है। फिर अपना किम उन दोनों को अंदर जाते हुए देखकर कहता है, प्लीज तुम लोग अपना ख्याल रखना। और फिर अपना एमसी लियो से कहता है, चिंता मत करो लियो, चलो अंदर चलते हैं। फिर अपना लियो कहता है, हाँ होलीनेस पॉप, चलिए चलते हैं।
और फिर हम लोग देखते हैं कि वो दोनों ग्राउंड जीरो के एरिया में एंटर करने लगते हैं। फिर अपना लियो कहता है योर हॉलीनेस पॉप, ये देखिए क्या हो गया इस एरिया को। फिर अपना एमसी कहता है हाँ मुझे पता है। और ये कहने के बाद अपना एमसी मन ही मन में सोचता है मैं यहाँ पर वीसीएस डिमोनिक एनर्जी फील कर सकता हूँ। फिर तभी अपने एमसी के पास एक स्टेटस विंडो अपेयर हो जाता है जिसमें लिखा हुआ होता है कॉशन डिमोनिक एनर्जी डिटेक्ट हुआ है यहाँ पर। और ये देखकर अपना एमसी और भी ज्यादा सतर्क हो जाता है। और फिर हम लोग अपना टीम लीडर किम को देखते हैं जो अभी भी ग्राउंड जीरो के वॉल के पास खड़ा होता है। फिर तभी उसके पीछे से एक बंदा कहता है गुड वर्क टीम लीडर किम, और ये सुनकर वो सरप्राइज हो जाता है और पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एबिलिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का मिनिस्टर आया हुआ होता है। फिर अपना किम कहता है मिनिस्टर आप आ गए। फिर वो मिनिस्टर कहता है तुम अवेकेंड किम सीवू की वजह से कड़ी मेहनत कर रहे हो और मैंने सुना है कि तुम वहाँ से ऑन टाइम नहीं निकल पाए। फिर अपना किम हंसते हुए कहता है बिल्कुल नहीं, जब मैं एबिलिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में आया इससे अच्छा पल मेरे लिए और कोई नहीं हो सकता है। फिर वो मिनिस्टर भी हंसते हुए कहता है चापलूसी से तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा और मैंने सुना है कि तुम मेरे डिसीजन का विरोध किए थे। फिर अपना किम कहता है ओ मुझे माफ कर दीजिए। फिर वो मिनिस्टर कहता है टीम लीडर किम क्या तुम मुझे अपने विरोध का बेसिस बता सकते हो। फिर अपना किम कहता है ओ तो मिस्टर किम सीवू ने आपको ये सब बताया है। फिर वो मिनिस्टर कहता है हाँ। फिर अपना किम कहता है 5 लार्ज स्केल गिल्ड्स ग्राउंड जीरो पर कब्जा करने के लिए फाइटिंग कर रहे हैं और ऐसा बहुत सारे रिस्की फैक्टर्स है जिन पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं और मेरा मानना है कि कोरिया के फर्स्ट इरेगुलर को ऐसी जगह पर भेजकर अननेसेसरी ट्रैवल को इन्विटेशन दे रहे हैं और हम लोग बहुत समय से किसी रेगुलर के अपीयरेंस का बेसब्री से वेट कर रहे थे और यदि किसी भी तरह से मिस्टर किम सीवू या उनकी फैमिली को नुकसान पहुंचा तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। फिर वो मिनिस्टर कहता है टीम लीडर किम नेशनल अवेकनेस कॉलिटेशन जिसका ये लार्ज स्केल गिल्ड सेंट्रल फिगर है और वो पहले ही मिस्टर किम सीवू की रैंक की वेरिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट किए तो इसका मतलब है कि अब फाइट स्टार्ट हो चुकी है। फिर अपना किम सरप्राइज होते हुए कहता है लेकिन योल आइलैंड गेट और ग्यूरो डिस्ट्रिक्ट गेट सफिक्स नहीं है। उन्होंने ये क्लेम किया कि इसमें फैब्रिकेशन होने की चांसेस है क्योंकि दोनों ही प्लेसेस गवर्नमेंट के कंट्रोल में और ये हमारी पावर की कमी की वजह से है। फिर वो मिनिस्टर कहता है लार्ज स्केल गिल्ड्स कैपिटल फंडिंग इलीगेशन का मुकाबला करने का एकमात्र तरीका रेगुलेशन और इनेक्टमेंट ऑफ लॉ है क्योंकि कुछ समय पहले नेशनल असेंबली ने डिपार्टमेंट ऑफ एबिलिटी मैनेजमेंट को डिसबैंडिंग करने की बातचीत स्टार्ट की थी। आते समय मेरी मुलाकात प्रेसिडेंट ऑफ नेक्स से हुई थी और उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने अपनी झूठ से नेशन को धोखा दिया, इसीलिए मुझे खुद से सरेंडर करने के लिए एबिलिटी डिपार्टमेंट जाना होगा। और ये सुनते अपना कि मन में कहता है ओ अच्छा वो टकला बुढ़ा आदमी ने ऐसा कहा तो इसका मतलब है कि वो पहले ही सब कुछ जान चुका था कि हमने ये सब करा है। मिनिस्टर कहता है इसीलिए मैंने उस बुढ़े आदमी से कहा कि मिस्टर किम सीवू आज ग्राउंड जीरो में एंटर करेगा। फिर अपना किम चौंकते हुए कहता है लेकिन एक पॉसिबिलिटी यह भी है कि मिस्टर किम सीवू पर ग्राउंड जीरो के अंदर अटैक हो सकता है। फिर वो मिनिस्टर कहता है ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है बट कंफर्म नहीं है और ये इम्पॉसिबल है कि कोई रेगुलर पर्सन ऐसी चाल का विक्टिम हो जाए। क्या तुम क्यूरियस नहीं हो कि ये कैसे होगा, बट मेरा ओल्ड हार्ट ऐसा लगता है कि एक्साइटमेंट से फट जाएगा। फिर अपना किम कहता है ये सच है कि मैं भी एक्साइटेड हूँ, लेकिन क्या अवेकेंड मिस्टर किम सीवू को ये जानने के बाद ऐसा फील नहीं होगा कि उनका यूज किया गया है। फिर मिनिस्टर हंसते हुए कहता है इसके बारे में तुम टेंशन नहीं लो, हमने पहले ही डील कर लिया है। अपना किम कहता है वो कैसे। फिर हमें कुछ दिन पहले का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो मिनिस्टर अपने एमसी से मिलने आया होता है पार्क में और अपना एमसी पार्क में रनिंग कर रहा होता है। वो मिनिस्टर को देखकर रुक जाता है और मिनिस्टर से कहता है आपके जैसे एबिलिटी डिपार्टमेंट का मिनिस्टर वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तो मिनिस्टर कहता है तुम जिस ग्राउंड जीरो के अंदर जाने के बारे में सोच रहे हो वहाँ पर एक मैजिक स्टोन की माइन है और लार्ज स्केल पर गिल्ड इसके लिए फाइटिंग कर रही है। और मैंने इसके बारे में टीम लीडर किम से सुना तो मुझे पता चला कि गवर्नमेंट के पास जितनी पावर मैंने सोचा था उससे भी बहुत कम है, लेकिन ऐसा लगता है कि अवेकनर्स उसी की बातों को फॉलो करने के लिए रेडी है जो उससे सबसे ज्यादा पे करेगा। फिर अपना एमसी कहता है तो फिर मिनिस्टर आपके पास मेरे लिए क्या ऑफर है। फिर वो मिनिस्टर कहता है ग्राउंड जीरो में तुम जो भी कुछ अर्न करोगे उसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ एबिलिटी मैनेजमेंट तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए खड़ा रहेगा और बदले में तुम अपनी कुछ पावर्स हमारे लिए भी यूज कर सकते हो। फिर अपना एमसी कहता है तो फिर मुझे आपसे थोड़ी खुलकर बात करने की परमिशन दीजिए, तो मैं आपके लिए ग्राउंड जीरो को प्यूरिफाई कर दूंगा और इसके बदले में मैं ग्राउंड जीरो के एक लैंड का पार्ट का राइट रिसीव करना चाहता हूँ, तो प्लीज वहाँ रेमन ऑर्डर के लिए एक श्राइन के कंस्ट्रक्शन को ऑथराइज करें और श्योर मैं ऐसा करूंगा कि सिटीजन्स फ्रीली ग्राउंड जीरो में आ जा सके क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके मन में उस जगह की अच्छी मेमोरीज है। और इसके साथ ही रेमन ऑर्डर डिपार्टमेंट ऑफ एबिलिटी मैनेजमेंट को टाइमली सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला पोजीशन स्ट्रॉन्ग करेगा और अब तक की स्ट्रेंथ के अगेंस्ट एबिलिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट लोगों से निपटने में एबल होगा और बिग गिल्ड्स के अगेंस्ट फाइट करने की स्ट्रेंथ गेन करेगा। फिर वो मिनिस्टर कहता है वो एरिया पहले से हमारे कंट्रोल से बाहर है, तो चाहे कुछ भी हो जाए हमारी गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती है उन लोगों का। और अगर यदि तुम होपलेस लैंड को प्यूरिफाई करोगे जो कि ग्राउंड जीरो है, तब कोई भी पर्सन इस लैंड का किसी भी पार्ट पर तुम्हारे क्लेम का पोर्शन का विरोध नहीं करेगा। और ये कहने के बाद अपने एमसी और वो मिनिस्टर हाथ मिलाते हुए कहता है तो चलो डील कंफर्म हो गया है। और इसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर अपना एमसी उस ग्राउंड में होता है और उसके पास स्टेटस विंडो अपेयर होता है जिसमें लिखा होता है क्लियर हॉस्पिटलिटी तुम्हारे आसपास डिटेक्ट किया गया है। और फिर अपना एमसी मन ही मन में कहता है अरे यार ये लोग तो लगभग 30 लोग हैं यार, अब तो मुझे सचमुच ऐसा लग रहा है कि मुझे ही नुकसान हुआ है यहाँ आकर। फिर अपना एमसी लियो से कहता है लियो मुझे नहीं बताया गया था कि मेरी लाइफ को इस तरह से टारगेट बनाया जाएगा, तो तुम क्या सोचते हो कि अब हमें क्या करना चाहिए। फिर अपना लियो कहता है मैं सोचता हूँ कि बातचीत के थ्रू से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई करना सबसे बेस्ट रहेगा।
फिर अपना एमसी कहता है यार मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है कि ये बात तुम कह रहे हो। फिर अपना लियो कहता है वायलेंस हमेशा लास्ट ऑप्शन रहना चाहिए जब लात का भूत बात से ना समझे। फिर अपना एमसी कहता है अरे ठीक है मुझे भी यही लगता है, तो क्या हमें उनसे बातचीत करने का ट्राई करना चाहिए जैसा तुमने कहा। फिर अपना एमसी उन लोगों से बात करने के लिए आगे बढ़ता है और चिल्लाते हुए कहता है हे गाइस क्यों ना हमें आराम से बैठकर थोड़ी देर बात करनी चाहिए। बट उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता है, तो ये देखकर अपना एमसी और लियो कंफ्यूज हो जाता है। अपना एमसी अपने राइट लेग को हवा में उठा लेता है और पूरे पावर के साथ नीचे जमीन पर पटकता है और उसके वाइब्रेशन से वहां पर जितने बिल्डिंग होते हैं वो हिलने लगते हैं और बहुत से डस्ट उड़ने लगते हैं। और फिर हम लोग उस ग्राउंड जीरो के गिल्ड्स के कुछ ट्रूप्स को देखते हैं जो कि छिपे हुए होते हैं और वो लोग डस्ट से खांसने लगते हैं। फिर अपना एमसी कहता है कितना अच्छा होगा यदि तुम लोग मेरे सामने आ जाओ, जबकि मैं अभी भी अच्छा बिहेव कर रहा हूँ तुम लोगों से, और हम लोग तो सिर्फ श्राइन के कंस्ट्रक्शन के लिए लैंड का सर्वे करने आए हैं और गॉडेस रेमन शांति से बहुत प्यार करती है और मुझे बहुत खुशी होगी अगर यदि तुम लोग मेरे रास्ते से साइड हट जाओ डियर ब्रदर एंड सिस्टर। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 13 यहाँ पर खत्म होता। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है हमें दो ट्रुप्स को दिखाते हैं जिसके पीछे हम लोग एक बंदे का शैडो को देखते हैं जो पीछे से चिल्लाते हुए कहता है सभी कोई साइड हट जाओ मैं आ रहा हूँ। ये सुनते अपना एमसी हंसते हुए कहता है लगता है मेरा पीसफुल कॉल फॉर कंजर्वेशन वर्क कर गया। फिर अपना लियो कहता है हॉलीनेस क्या आप इस बात को लेकर सीरियस हो। और इसके बाद हम लोग उस बंदे को देखते हैं जो एक असिशियन होता है और उसका नाम चॉइस सेपिल होता है। वो हंसते हुए कहता है मैंने कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट किया था, मुझे लगा था कि तुम लोग एक बहुत बड़े कल्ट के लीडर हो बट तुम लोग तो एक छोटे से बच्चे हो। और ये सुनते अपना एमसी हंसते हुए कहता है क्या सिर्फ एक छोटा सा बच्चा, वेल चलो अच्छी बात है। और तुम ऐसा इसलिए बोल रहे हो, लगता है तुम अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल समझ रहे हो और अपने बारे में अच्छा सोच रहे हो क्योंकि तुम हम लोग से बहुत बड़े हो। और ये कहने के बाद अपना एमसी मन में सोचता है लगता है वो मुझे अंडरएस्टिमेटिंग कर रहा है, बट कोई बात नहीं क्योंकि चॉइस योजिन ऑफ गॉब्लिन गिल्ड और ये बंदा दोनों एस रैंकर्स है तो ये कॉमन है। और फिर हम लोग चॉइस एपिल को देखते हैं जिसके हाथों में एक मॉडिफाइड स्वॉर्ड होता है और वो अपने एमसी के पास आते हुए कह रहा होता है कि अगर यदि मैंने तुम्हारे हाथ पैर काट दिए तो भी तुम इसी तरह बोलना, और ये सब करने के लिए मुझे ऊपर से ऑर्डर मिला है। और ये सुनने के बाद अपना एमसी लियो से कहता है ओ जरा देखो इसे। तो लियो क्या तुम अभी भी सोच रहे हो कि कंजर्वेशन करना अभी भी हम लोग के लिए बेस्ट वे होगा। फिर अपना लियो कहता है यस हॉलीनेस मैं भी यही सोच रहा हूँ। और ये कहते अपना लियो वहां से वैनिश हो जाता है और लाइटनिंग स्पीड के साथ आगे बढ़ते वो एक ट्रूप्स के स्टमक पे हिट करता है। और ये देखकर वहां पर जितने भी ट्रूप्स होते हैं सभी सरप्राइज हो जाते हैं और ट्रूप्स लोग के कुछ समझ पाने से पहले वो एक ट्रूप्स को अपने शोल्डर पे उठा लेता है और उसे पूरा फोल्ड करके उसका बैकबोन को तोड़ देता है। और वो ट्रूप्स का जैसे ही बैकबोन टूटता है तो वो ट्रूप्स इतना जोर से चिल्लाता है कि वहां पर जितने भी ट्रूप्स होते हैं वो सभी सरप्राइज हो जाते हैं। फिर अपना एमसी कहता है लियो क्या तुमने उसे रिग्रेट करने का चांस दिया था, क्योंकि जब कोई पर्सन को बीच से फोल्ड कर देते हैं तो वो पर्सन मर जाता है, क्या तुम ये जानते हो। फिर अपना लियो कहता है मैंने उसे माफी मांगने का एक चांस दिया था बट उसने सुना नहीं। फिर अपना एमसी कहता है तुम काफी क्रेजी हो लियो। और ये सब सुनने के बाद चॉइस एपिल भी सरप्राइज हो जाता है और वहाँ पर जितने भी ट्रूप्स होते हैं वो सभी आपस में बात करने लगते हैं कि यार ये बंदा काफी क्रेजी है, ये किसी को भी मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता है। फिर चॉइस एपिल अपना मन ही मन में कहता है यार ये बंदे लोग आए कहाँ से, ये लोग के पास इतनी सारी पावर्स आए कहाँ से जो कि एक ही बार में वो सभी ट्रूप्स को मार रहे हैं। और मुझे तो इन लोगों के बारे में ये बताया गया था कि ये लोग एक यूट्यूबर है और इन लोगों के जितने भी चैनल है वो सभी फेक हैं, तो इसका मतलब है कि उन लोगों ने मेरा यूज किया। और ये जो बंदा जो सभी ट्रूप्स को एक एक करके मार रहा है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इस बंदे के बारे में कहीं भी एक भी रिपोर्ट मेंशन नहीं है कि ये कौन है और कहां से आया है। और ये जो मॉन्स्टर है शायद वो एस रैंक का टॉप रैंक करे तभी तो इसके पास इतनी सारी एबिलिटीज है। और क्या गवर्नमेंट ने इसे सीक्रेटली ट्रेन किया है। और इस मॉन्स्टर ने तो चॉइस सिवू के सामने अपना सर भी झुकाया, तो जरूर चॉइस सिवू इसका हॉलीनेस होगा और वो चॉइस सिवू के इशारे पे चलता होगा। और अगर यदि किसी तरह मैं चॉइस सिवू को पकड़ लूं और उसे अपना हॉस्टेज बना लूं तो जरूर उस मॉन्स्टर के बारे में मुझे कुछ पता चल सकता है। और ये कहते ही चॉइस सिपिल अपना मॉडिफाइड स्वॉर्ड से अपने एमसी के ऊपर अटैक कर देता है, बट अपना एमसी चॉइस सिपिल को अटैक करते हुए देख लेता है और तुरंत ही अपने एमसी के बॉडी से लाइटनिंग स्किल एक्टिवेट हो जाता है और वो जाकर चॉइस सिपिल के ऊपर स्ट्राइक करता है और उस लाइटनिंग स्ट्राइक से चॉइस सिपिल के आंख और मुंह से ब्लड निकलने लगता है। और फिर अपना एमसी के पास एक स्टेटस विंडो अपेयर होता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि तुम्हारी स्पेशल स्किल एक्टिवेट हो चुकी है जो है लाइटनिंग स्किल। और हमने यहाँ पर एक इविल को डिटेक्ट किया है जिसने काफी बेगुनाहों को मारा है। और ये जो इविल हमने डिटेक्ट किया है जिसका नाम चॉइस सिपिल है, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल इविल है। और ये जो इविल है जिसने बहुत सारे मर्डर, किडनैपिंग, रॉबरी और बहुत सारे माइनर्स को भी मारा है और इसके ऊपर टोटल 582 केसेस पेंडिंग है। और ये सब देखकर अपना एमसी सरप्राइज होते हुए चॉइस सिपिल से कहता है तुमने एस रैंक बनने के लिए कितने सारे बेगुनाहों को मार डाला है, तुम तो बहुत ज्यादा निर्दय हो, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा।
और फिर यहाँ पर हम लोग चॉय सिपिल को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा दर्द में होता है और उसके शरीर से बहुत ही ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है और वो अपने एमसी के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहता है प्लीज मुझ पर दया करो और मुझे छोड़ दो। फिर अपना एमसी कहता है क्या तुम स्विफ्ट डेथ चाहते हो, बट ये अनफेयर होगा उन लोगों के साथ जिन्हें तुमने पूरा बेरहमी से मारा था। बट सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें मुझे मारने के लिए यहाँ पर किसने भेजा है। बट चॉय सिपिल ये बताने के लिए रेडी नहीं होता है कि उसे किसने भेजा था अपने एमसी को मारने के लिए। बट अपना एमसी उसके हाथ को अपना पैर से दबाते हुए कहता है जल्दी बताओ तुम्हें किसने भेजा था मुझे मारने के लिए, नहीं तो मैं तुम्हारे हाथ को क्रश कर दूंगा। और ये कहने के बाद अपना एमसी उसके हाथ को और जोर से पैर से दबाने लगता है और फिर पूरा दर्द में चॉय सिपिल चिल्लाते हुए कहता है अरे मैं तुम्हें बता दूंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरा हाथ को ऐसे मत दबाओ। फिर अपना एमसी कहता है हाँ जल्दी बताओ मुझे सुनना है कि तुम्हें किसने भेजा था। फिर चॉय सिपिल कहता है तुम्हें मारने के लिए मुझे जियोंगे गिल ने भेजा था और इसके लिए उन्होंने मुझे पैसे भी दिए थे। और ये सुनते ही अपना एमसी चॉय सिपिल के हाथ को अपने पैर से और जोर से क्रश कर देता है और चॉय सिपिल दर्द में पूरा जोर से चीखता है। फिर अपना एमसी कहता है तो इसका मतलब है कि उन्होंने तुम्हें मुझे आजमाने के लिए भेजा था, तो शायद मुझे अब लगता है कि तुम्हें भी ये पता चल गया हो कि मैं कौन हूँ। और उस गिल्ड को सच में यकीन होता कि मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल हूँ तो वो तुम्हारे जैसे कचड़े को नहीं भेजते मैं यहाँ पर मुझसे फाइट करने के लिए, वो कोई रियल एस रैंकर को भेजते यहाँ पर मुझसे फाइट करने के लिए। फिर अपना एमसी चॉय सिपिल के हेयर को पकड़कर उठाते हुए कहता है क्या तुम्हें बहुत हर्ट हो रहा है। फिर चॉय सिपिल कहता है आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। और ये सुनने के बाद अपना एमसी को थोड़ा दया आ जाता है चॉय सिपिल के ऊपर। फिर वो चॉय सिपिल से कहता है चलो ठीक है मैंने तुम्हें माफ किया, बट आगे से ऐसा कभी नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम्हें मारना मेरा काम नहीं है। बट अभी सबसे पहले मैं तुम्हें गॉड के सामने जजमेंट स्केल पर रखूंगा, फिर वो बताएंगे कि तुम्हारा क्या करना है। फिर तभी अपने एमसी के सामने फिर से स्टेटस विंडो अपेयर होता है जिसमें लिखा होता है डायमेंशन ईडन के साथ सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट हो चुकी है और अपने स्टेट्स को चेक करने के लिए कमांड का यूज करो। और डायमेंशन अर्थ ने तुम्हारी कैरेक्टर राशि को कैओटिक से लेवल किया है और डायमेंशन अर्थ ने तुम्हारे ऊपर से रेस्ट्रिक्शन हटा दिया है और इसके बाद नेक्स्ट अपडेट बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएगा। और इसके बाद अपने एमसी के सामने फिर से बहुत ही लंबा चौड़ा स्टेटस विंडो अपेयर होता है जिसमें अपने एमसी का पूरा जन्म कुंडली लिखा हुआ होता है। और ये सब देखकर अपना एमसी सरप्राइज होते हुए कहता है यार इस स्टेटस विंडो में तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बस सिर्फ इसमें एक और पैनल जुड़ गया है मेरे बारे में। और इसमें मेरे बारे में जो पैनल ऐड हुआ वो बहुत ही अच्छा है क्योंकि कैजुअलिटी ने मेरे ऊपर से सारे रिस्ट्रिक्शन हटा दिए हैं। और ये सब देखने के बाद अपना एमसी मन ही मन में सेकंड अपडेट के बारे में सोच रहा होता है क्या सेकंड अपडेट मेरे लिए कोई परेशानी खड़ी कर सकता है। और अपना एमसी कह ही रहा होता है कि फिर तभी अपना लियो अपना एमसी से कहता है कि योर हॉलीनेस सभी वीकलिंग्स यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और ये सुनने के बाद अपना एमसी लियो से कहता है तो तुम्हारा ये मतलब है कि वो लोग फाइट नहीं करना चाहते हैं। और फिर हम लोग कुछ ट्रूप्स को देखते हैं जो अपना एमसी से कहता है क्या तुम्हें गवर्नमेंट ने भेजा है और अगर ऐसा है तो उन्होंने तुम्हें यहाँ पर क्यों भेजा है। बट अपना एमसी उन लोगों की बातों को इग्नोर करते हुए कहता है ओ तो मैजिक स्टोन की माइंस इस तरफ है, चलो अच्छा हुआ हमें इस माइन को ढूंढने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। और इस मैजिक स्टोन की माइन को देखकर ऐसा लगता है कि लगभग इसमें 7 टन के आसपास मैजिक स्टोन होगा क्योंकि एक मीडियम साइज मैजिक टावर एक साल में लगभग 700 kg मैजिक स्टोन यूज करता है और 7 टन टॉप क्वालिटी मैजिक स्टोन एक बहुत ही अच्छा रिसोर्सेस है। और मुझे इस माइन से मैजिक स्टोन के साथ ही साथ एक डेमोनिक एनर्जी भी महसूस हो रही है। बट मैजिक स्टोन सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैना है, बिल्कुल एक प्योर वाटर की तरह। और अगर यदि इस मैजिक स्टोन को डिवाइन पावर के साथ मिला दिया जाए तो ये ट्रांसफॉर्म होकर डिवाइन स्टोन बन जाएगा। और अगर यदि ये मैजिक स्टोन डेमोनिक एनर्जी के साथ कंबाइंड हो जाए तो ये एक डेमोनिक स्टोन में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और ये कहने के बाद अपना एमसी मन ही मन में कहता है यहाँ पर जो मुझे डेमोनिक एनर्जी फील हो रहा है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने लीच डीमन के टाइम पे फील किया था। और उस टाइम वो डेमोनिक एनर्जी मुझे गायरो हॉस्पिटल में फील हुआ था और अब ये डेमोनिक एनर्जी मुझे ग्राउंड जीरो में फील हो रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। फिर अपना एमसी उन सभी ट्रूप से पूछता है कि चलो मुझे ये बताओ कि अभी जो लोग इस माइंस में एंटर किए हैं वो सभी लोग अभी कहाँ पर हैं। फिर उनमें से एक ट्रूप्स कहता है मुझे इसके बारे में कुछ भी अच्छी तरह से नहीं मालूम है। फिर तभी एक गर्ल ट्रूप्स कहती है यार इसके बारे में से कुछ भी मत बताओ। और ये सुनते अपना एमसी एक क्रीपी सा स्माइल करते हुए कहता है कि मैंने सुना इस प्लेस के बारे में कि ये एरिया लॉलेस है, यहाँ पर किसी भी तरह का रूल नहीं चलता है और अगर यदि मैंने तुम लोगों को हरा दिया तो ये माइंस मेरी हो जाएगी। और ये कहने के बाद अपना एमसी मन ही मन में कह रहा होता है कि इस माइन का बॉस जरूर यहीं पर ही होगा। और फिर अपना एमसी उन लोगों से कहता है अरे तुम लोग टेंशन नहीं लो, मैं इस प्लेस में फाइट करने वाला नहीं हूँ क्योंकि ये लॉलेस लैंड मुझे बहुत पसंद आ गया है और इस प्लेस को लेकर मैं थोड़ा क्यूरियस भी हूँ और मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए आया हूँ ताकि मैं इस प्लेस के लिए कुछ कर सकूँ। और फिर हम लोग उस रेमन टोकन को देखते हैं जो कि ग्राउंड जीरो में जाकर रिस्पॉन्ड करने लगता है और उससे ग्रीन कलर का लाइट साइन कर रहा होता है। और ये देखकर अपना एमसी मन ही मन में कहता है कि रेमन टोकन रिस्पॉन्ड कर रहा है इस डेमोनिक एनर्जी की वजह से। और फिर अपना एमसी उस रेमन टोकन को ऊपर की ओर करता है और उसे प्रेस करता है। फिर तभी अपने एमसी के सामने एक स्टेटस विंडो अपेयर होता है जिसमें लिखा होता है तुमने सैनिटरी डिक्लेयर किया है, वो भी रेमन टोकन
टोकन को यूज करके। तो क्या तुम इस सैनिटरी को डिक्लेयर करना चाहते हो? फिर अपना एमसी कहता है हाँ मैं सैनिटरी डिक्लेयर करता हूँ। फिर तभी एक स्टेटस विंडो में लिखा हुआ आता है कि अब से ये एरिया सैनिटरी हो चुकी है। और इसके बाद वहां पर एक बहुत ही तेज रोशनी दिखाई देती है और ये देखकर वहां पर जितने भी ट्रूप्स होते हैं वो सभी सरप्राइज होकर आसमान की तरफ देखने लगते हैं। और फिर हम लोग अपना लियो को देखते हैं जो कि वहां पर झुककर दोनों हाथों को जोड़कर प्रे कर रहा होता है। और वो जो रेमन टोकन होता है जिसे अपना एमसी ने प्रेस किया था, उस रेमन टोकन की वजह से ग्राउंड जीरो पूरा प्यूरिफाई हो जाता है और उसकी वजह से ये ग्राउंड जीरो फिर से पूरी हरी भरी होने लगती है। और ये सब देखकर अपना एमसी स्माइल करते हुए कहता है कि मैंने डिसाइड किया इस लैंड को गॉडेस रेमन को डेडिकेट किया जाएगा, क्योंकि गॉडेस रेमन ये लैंड चाहती थी और एज अ सर्वेंट मैं यूं ही बेकार नहीं बैठ सकता था। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 14 यहाँ पर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है हमें अपने एमसी को दिखाते हुए जिसके ऊपर आसमान से फ्लावर गिर रहा होता है और उसके पास एक स्टेटस विंडो अपेयर होता है जिसमें लिखा हुआ होता है हॉली रिलिक रेमन टोकन का यूज करके तुमने सैनिटरी डिक्लेयर कर लिया है और डायमेंशन अर्थ के सिस्टम ने द हॉली आर्टिफैक्ट फ्रॉम डायमेंशन ईडन को एक्सेप्ट कर लिया है एज अ मिरेकल, और वो भी सैनिटरी के डिक्लेरेशन के लिए। और ग्राउंड जीरो के एरिया में जितनी भी डेमोनिक एनर्जी पॉल्यूशन थी वो सभी को क्लीन कर दिया गया है। और ये देखकर अपना एमसी राहत की सांस लेता है। और फिर हम लोग अपना एमसी को देखते हैं जो कि वहां से जा रहा होता है और उसके अगल बगल में सभी ट्रूप्स नीचे जमीन पर गिरे हुए होते हैं और वो वहां से जाते हुए अपना मन ही मन में कह रहा होता है अब इस ग्राउंड जीरो में सांस लेना बहुत इजी हो गया है, क्योंकि डेमोनिक एनर्जी पॉल्यूशन की वजह से यहाँ पर सांस लेना बहुत ही मुश्किल हो गया था। तो थैंक यू गॉडेस रेमन इस एरिया से डेमोनिक एनर्जी पॉल्यूशन को क्लीन करके प्यूरिफाई करने के लिए। फिर तभी अपने एमसी के पीछे से एक आवाज आता है जो कह रहा होता है ये कितनी अनफॉर्चुनेट प्लेस है और मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि अर्थ पर कोई ऐसी भी जगह एग्जिस्ट करती होगी। और ये सुनते ही अपना एमसी पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पर गॉडेस रेमन अपेयर हो गई होती है और रेमन को देखकर अपना एमसी सरप्राइज होते हुए कहता हाँ ये काफी अनफॉर्चुनेट है। और ये कहने के बाद अपना एमसी मन ही मन में कह रहा होता है कि यार लियो को इतना शांत देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर गॉडेस रेमन को सिर्फ मैं ही देख पा रहा हूँ। और अपना एमसी ये कह ही रहा होता है फिर तभी गॉडेस रेमन अपना एमसी से कहता है मैं इसे धुंधला धुंधला देख पा रही हूँ इस ग्राउंड जीरो के लैंड पर जो ड्रीम्स दफन है। बट शिवू थैंक यू सो मच उस लड़के के हाथों से जो मैंने तोहफा भेजा था उसके अच्छी तरह से ख्याल रखने के लिए। और ये सुनने के बाद अपना एमसी स्माइल करते हुए कहता है कि यार सिर्फ तुम ही हो जो उस पागल कुत्ते को बच्चा कह रही हो। और ये सुनने के बाद गॉडेस रेमन स्माइल करते हुए कहती है वो मेरे लिए एक बच्चा ही तो है और क्या तुम्हें पता है जब लियो छोटा बच्चा था तब वो कितना क्यूट था। और ये सुनने के बाद अपना एमसी थोड़ा गुस्सा होते हुए कहता है अगर यदि वो क्यूट है तो फिर मैं क्या हूँ। और ये सुनने के बाद गॉडेस रेमन अपना एमसी का हाथ पकड़ते हुए कहती है मैं तुम्हें भी बहुत लाइक करती हूँ। और ये सुनते अपना एमसी कहता है क्या सीरियसली, अरे एक्टिंग करना बंद करो और सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर बिना बताए क्यों आई हो। फिर गॉडेस रेमन स्माइल करते हुए कहती है कि मैं तुम्हें पर्सनली कुछ गिफ्ट देना चाहती हूँ क्योंकि तुमने इतना अच्छा काम किया है और यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी भी है जो तभी कंप्लीट होगी जब मैं यहाँ पर पर्सनली आऊंगी। फिर अपना एमसी कहता है क्या कहा तुमने गिफ्ट? फिर गॉडेस रेमन कहती है हाँ। फिर गॉडेस रेमन अपना एमसी से कहता है क्या मैं तुमसे एक बात पूछूं, क्या इस प्लेस पे तुम्हें गर्मी नहीं लग रही है? फिर अपना एमसी कहता है हाँ लग तो रही है। और ये कहने के बाद अपना एमसी मन ही मन में कह रहा होता है कि गॉडेस रेमन इस साइट को ऑर्डिनरी गिफ्ट के तौर पर नहीं ले सकती है क्योंकि मैं गॉडेस रेमन की लव और सिंसियरिटी को सेंस कर सकता हूँ। फिर गॉडेस रेमन अपना एमसी से कहती है कि मेरी बस यही उम्मीद है कि यहाँ पर छूटे गए ड्रीम्स को स्टे करने के लिए एक वार्मर प्लेस मिल सके और मुझे पूरा यकीन है कि जिन लोगों को इस जगह की याद आएगी वो इस इवेंट को एज अ मिरेकल के तौर पर देखेंगे। और ये कहते ही अपना एमसी के पीछे एक श्राइन अपेयर हो जाता है और वो जो श्राइन अपेयर हुआ होता है वो एक हॉली साइट पर हुआ होता है। और फिर अचानक से अपना एमसी पीछे देखता है तो वो उस श्राइन को देखकर सरप्राइज हो जाता है। फिर गॉडेस रेमन अपने एमसी से कहती है तो बताओ कैसी लगी मेरी रियल गिफ्ट। और इसके बाद अपना एमसी और गॉडेस रेमन वहां से जाने लगती है श्राइन की तरफ और जाते हुए गॉडेस रेमन अपना एमसी से कहती है तुमने बताया नहीं कि तुम्हें कैसी लगी मेरी रियल गिफ्ट। फिर अपना एमसी गॉडेस रेमन से कहता है इट्स अमेजिंग, मैं श्योर हूँ कि ये सभी लोगों को बहुत पसंद आएगा बट अभी मुझे तुमसे कुछ कहना है गॉडेस रेमन। फिर गॉडेस रेमन अपना एमसी से कहता है ऐसा लगता है कि तुम सब कुछ पहले से ही जानते हो तो शिवू इसे जरा ध्यान से सुनो अभी जो मैं तुमसे कहने वाली हूँ। इस लास्ट डीमन किंग को तुमने हराया था, उस डीमन किंग के सोल के पीस को सबसे नियरेस्ट डायमेंशन में ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है और ईडन से सबसे नियरेस्ट डायमेंशन अर्थ है।
तो अर्थ के सिस्टम के द्वारा तुम्हारे जैसे आउटसाइडर पर्सन के साथ कॉन्टेक्ट एक्सेप्ट करने का रीजन यह पॉसिबली है कि लूसीफर के कुत्तों से रिलेटेड हो सकता है। फिर अपना एमसी मन ही मन में कह रहा होता है कि यह जरूर कैजुअलिटी के बारे में बात कर रही है। फिर गॉडेस रेमन अपना एमसी से कहती है क्योंकि अर्थ के ज्यूरिसडिक्शन मेरे अंडर में नहीं आती तो इसीलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो ये सब तुम्हें खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा शिवू, और डिफिकल्ट रिक्वेस्ट के लिए सॉरी। तो प्लीज इस वर्ल्ड का ख्याल रखना। फिर अपना एमसी कहता है तो इसका मतलब है कि तुम जा रही हो यहाँ से, और फिर गॉडेस रेमन वहाँ से चली जाती है और उसे जाते हुए देखकर अपना एमसी कहता है तुम टेंशन नहीं लो गॉडेस रेमन, मैं तुम्हारे अधूरे काम को पूरा करूंगा। और फिर अपना एमसी श्राइन की तरफ देखते हुए अपना मन ही मन में कह रहा होता कि ये बहुत चौंकाने वाली बात थी, लेकिन ऐसा लगता है कि मैंने अपनी सभी अर्जेंट गोल्स कंप्लीट कर लिए हैं। और इस श्राइन में लियो हमारे लिए बाइबल को ट्रांसलेट करने के लिए है, और अब हमारे पास फॉलोअर्स के आने और प्रे करने के लिए एक श्राइन है। और फिर तभी अपने एमसी के पास एक स्टेटस विंडो अपेयर होता है जिसमें लिखा होता है तुमने मेन क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया है, जो कि एक्सपेंड द कांग्रेगेशन है, और कंप्लीटेशन रिवॉर्ड में तुम्हारे बैप्टिज्म का लेवल अप हो गया है और तुम्हें 500 डिवाइन पॉइंट्स मिले हैं। तो कांग्रेचुलेशन, तुमने ऑर्डर के लिए पहला मंदिर बनाने के साथ साथ तुमने खुद को एक मेजर रिलीजन के रूप में सॉलिडिफाइंग करने के एक कदम और करीब आ गए हो। तो अब से तुम श्राइन मैनेजमेंट कमांड का यूज करके तुम श्राइन को मैनेज कर सकते हो, और 2 डायमेंशन के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से तुम डिवाइन पॉइंट का यूज करके डिफरेंट फैसिलिटीज खरीद सकते हो, और डीएलसी स्टोर फैसिलिटीज अपडेट कर दिया गया है। और ये सब देखकर अपना एमसी मन ही मन में स्माइल करते हुए कह रहा होता कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस डायमेंशन के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि मिनसू, लियो और अपना एमसी उस श्राइन के सामने खड़े होते हैं, और फिर हम लोग मिनसू को देखते हैं जो उस ग्राउंड जीरो पर लाइव वीडियो शूट करना स्टार्ट करता है, और स्माइल करते हुए अपने सभी व्यूअर से कह रहा होता है कि हम एक स्पेशल एपिसोड के लिए इस ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, और सभी कोई को ग्राउंड जीरो दिखाने वाला फर्स्ट पर्सन होना मेरे लिए एक सम्मान की बात है, और मुझे यकीन है कि तुम लोग पहले से ही जानते हो कि आज मैं किसके साथ हूँ। तो इनसे मिलिए, ये है मिस्टर किम सिवू, साउथ कोरिया के फर्स्ट इरेगुलर और लीडर ऑफ रेमन ऑर्डर। और फिर अपना एमसी स्माइल करते हुए अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है नाइस टू मीट यू, मेरा नाम है किम सिवू ऑफ रेमन ऑर्डर, और हमारे ऑर्डर के फर्स्ट श्राइन को दिखाने में एबल होना हमारे लिए सम्मान की बात है। और ये सुनने के बाद सभी कोई उस लाइव में कमेंट करने लगते हैं, और ये सारे कमेंट्स को देखकर अपना एमसी मन ही मन में कह रहा होता है। तो इस लाइव में जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं वो सभी के चैट्स के ऊपर है, और अपना एमसी इतना कह ही रहा होता है। फिर तभी एक बंदा जिसका नाम मिस्टर कुआका होता है वो 1000 वॉन डोनेट करता है श्राइन के कंस्ट्रक्शन के लिए, और इसके साथ वो बंदा एक कमेंट भी करता है जिसमें लिखा होता है इस कल्ट के लीडर ने जबरदस्ती प्लेयर के को किडनैप कर लिया और इस श्राइन के कंस्ट्रक्शन का वीडियो को शूट करने के लिए कहा है। तो प्लेयर के वेब अ कैरेट टीटी। और इस कमेंट को देखकर अपना लियो अपने एमसी के कान में धीरे से कहता है योर हॉलीनेस, ये सभी लोग ब्रदर मिन्सू को कैरेट वेब करने के लिए क्यों कह रहे हैं। फिर अपना एमसी थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। फिर अपना एमसी मिन्सू से कहता है थैंक यू फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन, और तुम्हारी वजह से हम ग्राउंड जीरो पर अपना फर्स्ट श्राइन बनाने में एबल रहे हैं, और थैंक यू एवरीवन ग्राउंड जीरो पर श्राइन बनवाने के लिए वोट करने के लिए। फिर तभी एक व्यूअर कमेंट करता है जिसमें लिखा होता है कि मैं एक एक्सपर्ट हूँ और मैं ये कंफर्म बता सकता हूँ कि ग्राउंड जीरो एक ऐसा इलाका है जो डेमोनिक एनर्जी के पॉल्यूशन से भरा हुआ है, जिसके कारण वहाँ पर लाइफ का रीजनरेट होना इम्पॉसिबल है, बट फिर भी ये जगह फ्लावर और ग्रास से भरी हुई है। तो इसीलिए मैं अपने बचे हुए बालों का शर्त लगा सकता हूँ कि डेफिनेटली ये जगह ग्राउंड जीरो नहीं है। और ये कमेंट देखते अपना एमसी मन ही मन में स्माइल करते हुए कह रहा होता है गॉडेस, अगर यदि आप इसे देख रहे हैं तो आप प्लीज इसके बालों को ले लीजिए। तो तभी इसे विश्वास होगा कि ग्राउंड जीरो पर सब कुछ ठीक हो चुका है। और ये कहने के बाद अपना एमसी मोबाइल स्क्रीन पर एक ऐप को दिखाते हुए कहता है अब से कोई भी सियोल सिटी ऐप का यूज कर सकता है, यह अपने लोकल कम्युनिटी सेंटर से रजिस्टर करा सकता है, और सियोल के ग्राउंड जीरो में एंटर करने के लिए आप एबिलिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के वेबसाइट या फिर जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू से डिटेल्स जान सकते हैं। और फिर मिन्सू ड्रोन से उस ग्राउंड जीरो का वीडियो शूट करने लगता है, और फिर वो गॉडेस रेमन का श्राइन को भी शूट करता है जो कि काफी ब्यूटीफुल लग रहा होता है, और वो वीडियो के थ्रू से लोगों को ये बताना चाह रहा था कि ग्राउंड जीरो पूरा सेफ है और यहाँ से डेमोनिक एनर्जी को प्यूरिफाई कर दिया गया है, तो अब यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं है और लोग यहाँ पर आसानी से आ जा सकते हैं। और ये सब देखकर बहुत सारे व्यूअर्स कमेंट करने लगते हैं। फिर तभी वहाँ पर एंट्री होती है वो बुढ़ा मिनिस्टर का जो कि हाथ में गुलदस्ता लिए हुए होता है, और मिनिस्टर का प्रेजेंस फील होता है अपना एमसी पीछे मुड़कर देखता है और कहता है मिनिस्टर सभी कोई पहले ही चले गए, क्या आपका यहाँ पर कुछ काम है। फिर वो
वो मिनिस्टर अपना एमसी से कहता है मैं हमेशा से यहाँ पर लौटना चाहता था, बट मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पर वापस लौट पाऊंगा। और भले ही मैं इस आइडिया के लिए एग्री हो गया था, बट मुझे इस पर बिलीव नहीं हो रहा था। और फिर वो लोग दोनों ये बात करते हुए श्राइन की तरफ जा ही रहे होते हैं। फिर तभी वो मिनिस्टर को एक टॉमस्टोन दिखाई देता है और फिर वो अपने एमसी से पूछता है कि ये स्मॉल टॉमस्टोन क्या है। और फिर अपना एमसी उसका रिप्लाई देते हुए कहता है कि ये कंफर्ट प्लेस है, जो लोग इस ग्राउंड जीरो में मर गए थे डेमोनिक एनर्जी की वजह से, तो उन्हीं के लिए हम लोग ये टॉमस्टोन बनाए हैं। और फिर वो मिनिस्टर उस टॉमस्टोन के सामने जाकर बैठ जाता है और अपने एमसी से कहता है कि इतना अच्छा काम ये किसने किया। और फिर अपना एमसी कहता है ये सभी कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ एक ही पर्सन है और वो है गॉडेस रेमन, और यहाँ पर जितने भी कुछ दिख रहे हैं वो सभी गॉडेस रेमन ने किया है। और फिर वो मिनिस्टर उस टॉमस्टोन के सामने अपना लाया हुआ गुलदस्ता रख देता है। और फिर वो मिनिस्टर अपने एमसी से कहता है मुझे लगता है कि तुमने इस बूढ़े आदमी का सारा ड्रीम्स फुलफिल कर दिया है, तो इसके लिए थैंक यू। और ये सुनने का अपना एमसी मन ही मन में कह रहा होता है मुझे ईडन पर किडनैप करके ले जाने के बाद भी सबसे बड़ा रीजन यही है कि जिसकी वजह से मैं गॉडेस रेमन से कभी भी नफरत नहीं कर सका, और वो ऐसा इसलिए है क्योंकि गॉडेस रेमन अपने आसपास के लोगों को जो देती है वो है बेनेवोलेंस, जो उम्मीद देती है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 15 यहाँ पर खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है हमें एक बंदे का कमेंट को दिखाते हुए, जिसके कमेंट पर बहुत सारा लाइक और डिसलाइक आया होता है। और उस कमेंट में लिखा हुआ होता है कि मुझे माफ कर दीजिए कि मुझ जैसे बेवकूफ ने हॉली इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट झूठी अफवाहें फैलाई और मैंने तुम्हारे ऊपर शक किया, और मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा था। तो इसके लिए मैं रेमन नेम का एडवर्टाइजमेंट करने की पूरी कोशिश करूंगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें अपना एमसी और मिन्सू को दिखाया जाता है, जो कि उस श्राइन का वीडियो को देख रहे होते हैं। और उस वीडियो को देखकर अपना एमसी कहता है मुझे लगता है कि ये साइट हमारी करंट सिचुएशन को परफेक्टली कैप्चर करती है, बट यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है जो अभी भी सोचते हैं कि मैं एक स्कैमर हूँ। और ये सुनने के बाद मिन्सू पूरा जोर से चिल्लाते हुए कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हमें और कितना प्रूव करना होगा कि हम लोग कोई स्कैमर नहीं है, और इन्हें इतने खूबसूरत नजारे दिखाने के बाद भी इन्हें हम पर शक है। और मिन्सू इतना जोर से चिल्लाया होता है कि उसकी आवाज को सुनकर अपना एमसी डर जाता है और चिल्लाते हुए कहता है ओ माय गॉड। और इसके बाद मिन्सू अपने एमसी से कहता है हालांकि मैंने कभी भी तुम्हारे हॉलीनेस पर शक नहीं किया, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये जगह इतनी सुंदर हो सकती है, और ये गॉडेस रेमन का मिरेकल है, और ये प्लेस उस फैक्ट का प्रूफ है। और ये सुनने का अपना एमसी मन ही मन में कह रहा होता है कि ये वह जगह है जैसा इस लैंड को होना चाहिए था, जैसा रेमन ने मॉन्यूमेंट में लिखा था, और ये वो प्लेस है जहाँ पर ड्रीम्स रेस्ट करती है। और मेरी गॉडेस रेमन का इंटेंशन का पालन करने के लिए मेरा इरादा इस प्लेस को पब्लिक के लिए ओपन करना और ब्रेव फैमिलीज को अपने लव्ड वन से मिलने की परमिशन देना है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिन्सू अपने एमसी से कह रहा होता है मुझे यकीन है कि हर कोई सिंसियरली आपको और गॉडेस रेमन को थैंक यू कह रहा होगा। और ये सुनने के बाद अपना एमसी कहता है मुझे उम्मीद है कि इनसे उन्हें कंसोल मिलेगी। और फिर अचानक से अपना एमसी चलते चलते रुक जाता है और मिन्सू से कहता है ब्रदर मिन्सू, मैंने सुना है कि ब्लू कॉलर नाम का कोई गिल्ड भी होती है क्या, और अगर यदि ऐसा सच है तो क्या तुम उनमें से किसी एक को जानते हो। फिर मिन्सू अपने एमसी से कहता है मैं उनमें से एक गिल्ड को जानता हूँ जिनको मैनेज मेरे एक जान पहचान के लोग ही करते हैं, तो क्या मैं तुम्हारे बारे में उनसे बात करूँ। और फिर अपना एमसी कहता है नहीं, मुझे सिर्फ मैजिक स्टोन वाली माइन के बारे में पता करना था। फिर मिन्सू कहता है ओ अच्छा वो माइन, लगता है तुम्हारे दिमाग में उस माइन के बारे में कुछ है, या फिर ऐसा लगता है कि तुम कुछ सोच रहे हो। फिर अपना एमसी कहता है हाँ बस थोड़ा सा, क्योंकि मैजिक एनर्जी और आसपास के माइंस में फैली हुई डेमोनिक एनर्जी को खत्म करते समय ग्राउंड जीरो के अंदर कुछ मैजिक स्टोन ने रेमन की हॉली एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है और वो मैजिक स्टोन में ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि ग्राउंड जीरो के अंदर एक हॉली स्टोन की माइन है। फिर अपना एमसी कहता है ब्रदर मिन्सू, क्या पहले तुमने कभी भी मर्केंडाइज प्रोड्यूस किया है। और ये सुनकर मिन्सू सरप्राइज होते हुए कहता है क्या मर्केंडाइज, ये क्या होता है। और वो लोग इतना कह ही रहे होते हैं कि फिर तभी अपने एमसी के पास एक स्टेटस विंडो अपेयर होता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारे कंसेक्रेशन हाउस का लेवल 1 हो चुका है, जिसका टाइप है डीएल फैसिलिटीज। और डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि तुम हॉली स्टोन का यूज करके तुम हॉली रिलीक आइटम मैन्युफैक्चर कर सकते हो। कंसेक्रेशन हाउस उस हॉली रिलीक को ब्लेसिंग देगी, और कंसेक्रेशन हाउस का लेवल जितना ही हाई रहेगा तुम उतने ही ज्यादा ब्लेसिंग दे पाओगे। और इसका कॉस्ट है 5000 डिवाइन पॉइंट्स। और ये देखकर अपना एमसी मन ही मन में कह रहा होता है कि यार ये कितनी अच्छी बात है, इन मैजिक स्टोन की वजह से रेमन ऑर्डर को हमेशा इनकम होती रहेगी। फिर तभी पीछे से अपना लियो अपना एमसी को आवाज देते हुए कहता है योर हॉलीनेस, हमारे पास कुछ अनवांटेड विजिटर्स आए हैं आपसे मिलने के लिए। और ये सुनते अपना एमसी कहता है ठीक है उन्हें भेज दो मेरे पास। और फिर इसके बाद हमें वो बंदा को दिखाया जाता है जो कि अपने एमसी के पास आता है और कहता है नाइस टू मीट यू किम सिवू, और मेरा नाम है कैंग ब्यूंग सो, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल अवेकनर्स कॉलिशन। मैं यहाँ पर आया हूँ तुमसे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने के लिए, तुमसे इस तरह मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। और ये सुनने के बाद अपना एमसी को इसमें थोड़ा गड़बड़ घोटाला लगता है तो वो थोड़ा सतर्क हो जाता है।
और फिर अपना लियो से कहता है लियो तुम रिसेप्शन रूम में जाओ और वहाँ पर कोई सीन क्रिएट मत करना। फिर अपना लियो कहता है ठीक है योर हॉलीनेस जैसा आप कहें। और फिर अपना लियो वहाँ से जाने लगता है और उसे जाते हुए देखकर वो बंदा कहता है क्या यही वो पर्सन है जिसके बारे में अफवाह फैली है कि वो इंसानों को पेपर की तरह फोल्ड कर देता है, और अगर यदि ऐसा है तो मैं उसे ऐसा करते हुए देखना पसंद करूंगा। और ये सुनने के बाद अपना एमसी सरप्राइज होते हुए कहता है कि मुझे अच्छी तरह से याद है जब एनएससी ने मुझे मारने के लिए एक असेसियन भेजा था, तो क्यों ना मैं तुम्हें उस चीज के लिए एक थैंक यू गिफ्ट सेंड करूं ब्रदर। और ये सुनने के बाद वो बंदा हंसते हुए कहता है कोई जरूरत नहीं है, रियली मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट हाँ जब हमारा काम एक बार पूरा हो जाएगा तो मुझे गॉडेस के सामने प्रे करना अच्छा लगेगा। आगे बढ़कर ग्राउंड जीरो को प्यूरिफाई करने के लिए जिस लैंड को हम लोग प्रोटेक्ट किया करते थे। और ये सुनने के बाद अपना एमसी मन ही मन में कह रहा होता है बचाया करते थे, और वो भी आगे बढ़कर यार मुझे इसकी वर्ड पसंद नहीं आ रही है। और ये सोचने के बाद अपना एमसी वो बंदा से कहता है मैंने तुमसे उस असेसियन के बारे में कुछ पूछा था लेकिन तुम उसके बारे में बताने से मना कर रहे हो, और इसके बाद भी तुम यहाँ पर तमाशा करने की हिम्मत कर रहे हो, लगता है तुम्हारी चमड़ी बहुत मोटी हो गई है। और मुझे तुम लोगों के बारे में ये भी पता है कि तुम लोग जिसे बचा रहे थे वो ग्राउंड जीरो नहीं बल्कि वो मैजिक स्टोन की माइन थी, और ये मैं पूरा यकीन के साथ बता सकता हूँ। और क्या तुम्हें पता है कि मैजिक स्टोन अब नहीं रही, वो अब हॉली स्टोन में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। और ये बात मुझे तब तक पता नहीं थी कि जब तक मैंने उस मैजिक स्टोन को खुद से श्राइन में नहीं देख लिया। और ये सुनने के बाद वो बंदा कहता है थैंक यू ये बात को उठाने के लिए, और इससे चीजें और भी आसान हो गई है। और ये सुनने के बाद वो बंदा अपने एमसी से कहता है मुझे यकीन है कि तुम्हें इस मैजिक स्टोन के बारे में इंफॉर्मेशन जरूर एबिलिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से मिली होगी, तो इसीलिए हमने ये डिटरमाइन किया कि तुम मैजिक स्टोन को लेने के इरादे से ग्राउंड जीरो में एंटर किए हो। और मैं ये श्योर हूँ कि तुम्हें भी ये पता होगा कि डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री गिल्ड हमारे कंट्री ग्रोथ को प्रूव करती है, और हमारे जैसे गिल्ड अलायंस के लिए मैजिक स्टोन की माइंस हमारी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी रिसोर्सेस है, और ये अनफॉर्चुनेट है कि तुमने उन्हें हमसे जबरदस्ती छीन लिया है। और ये सुनने के बाद फिर अपना एमसी कहता है क्या तुम मुझे ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि मैंने एक कंट्री की ग्रोथ में बाधा डाला है, और तुम्हें तो ये बात पता ही होगा कि मैं एबिलिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ, तो क्या वो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट एजेंसी नहीं है। बट अभी तुम ये सब छोड़ो, तुम मुझे सबसे पहले ये बताओ कि क्या तुम ही वो नहीं थे जिन्होंने डिपार्टमेंट को काम करने से रोका, और अब तुम कह रहे हो कि ये माइन सबके ग्रोथ के लिए थी जबकि तुमने ही सबसे ज्यादा उस माइन से फायदा उठाया था। यार मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम इस तरह चेंज कैसे हो सकते हो। और ये कहने के बाद अपना एमसी थोड़ा गुस्सा होते उस बंदे से कहता अगर तुमने माफी की शुरुआत की होती तो मैं बातचीत के बारे में थोड़ा सोचता, लेकिन तुमने तो इसके बजाय सब कुछ बर्बाद कर दिया। और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई एक क्रिमिनल हंटर को मुझे मारने के लिए काम पर रखने की। और मुझे बस तुमसे इतना ही पूछना है, तो चलो इसका आंसर दो मुझे। और सिचुएशन को बिगड़ता हुआ देखकर वो बंदा एक पैम्फलेट निकालता है और अपने एमसी को देते हुए कहता है अरे ये सब बातों को छोड़ो, हम यहाँ पर सिर्फ बातचीत करने के लिए आए हैं। और फिर वो बंदा वो पैम्फलेट अपना एमसी को दे देता है और उसे देते हुए बताता है कि इसमें लिखा हुआ है कि हम रेमन ऑर्डर को माना स्टोन माइन से निकाले गए माइन प्रोडक्ट का आधा हिस्सा गारंटी देंगे, और साथ ही हम तुम्हें अपनी सभी माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंचने की परमिशन देंगे, और इसके अलावा हम रेमन ऑर्डर को बड़ी रकम डोनेट करेंगे। तो मुझे यकीन है कि तुम इससे सेटिस्फाइड होगे। उस पैम्फलेट को पढ़ने के बाद अपना एमसी पूरा फिल्म स्टाइल में उस पैम्फलेट को फाड़ते हुए कहता है क्या तुम्हें सच में लगा कि शांति की बातचीत एक कागज के टुकड़े से हो सकती है? तो यहाँ पर तुम गलत हो। और इसके बाद अपना एमसी लाइटनिंग स्किल को एक्टिवेट करता है, और उस लाइटनिंग स्किल में अपना एमसी काफी बैडेस लग रहा होता है। और फिर वो उस बंदे से कहता है पहले तो तुमने मुझे मारने की कोशिश की और अब तुम दोस्त बनना चाहते हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये काम करेगा? और उस पैम्फलेट में जो भी कुछ लिखा हुआ था मुझे तो तुम्हारे एक भी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। और ये कहने के बाद अपना एमसी लाइटनिंग स्किल से उन लोगों के ऊपर अटैक करता है, और उस बंदे के जितने भी बॉडीगार्ड होते हैं वो सभी पीछे फेंका जाते हैं। और फिर तुरंत ही अपना एमसी अपना हाथ को आगे बढ़ाता है और उस बंदे का पूरा कसकर गर्दन पकड़ लेता है। और फिर वो बंदा पूरा जोर से चिल्लाता है और दर्द में चिल्लाते हुए कहता है छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। बट अपना एमसी तो उस बंदे को छोड़ने का नाम ही नहीं लेता, मानो कि उसके सर पर खून सवार हो। और फिर वो बंदा चिल्लाते हुए अपना एमसी से कहता है हमने तुम्हें एक चांस दिया था बट तुमने उसे सुना नहीं और तुमने मेरे ऊपर अटैक किया, तो हमारे पास पावर है कि हम तुम्हें रोक सकें, और मैजिक स्टोन को निकालने में तुम हमारे साथ कोऑपरेट करो तो तुम शायद बहुत फायदे में रहोगे। बट अपना एमसी उसका एक भी बात को नहीं सुनता और उसका गर्दन को और जोर से दबाने लगता है। बट एक टाइम पे जाकर उस बंदे को चिल्लाते हुए देखकर अपना एमसी को थोड़ा दया आ जाता है। फिर अपना एमसी उस बंदे को छोड़ देता है और उस बंदे से कहता है जाओ, अभी के लिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, और जाकर एनएससी बास्टर्ड से कह दो कि यहाँ आकर मुझसे माफी मांगे, नहीं तो मैं खुद वहाँ पर आ जाऊंगा उन लोगों से माफी मंगवाने के लिए। और ये कहने के बाद अपना एमसी के पास एक स्टेटस विंडो अपेयर होता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारे नंबर ऑफ फॉलोअर्स इंक्रीज हो गए हैं और इसका मेन क्वेस्ट को अपडेट कर दिया गया है। तो इसका एस्टिमेटेड
कटेड टाइम है 7 hour 32 minutes। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग अपने एमसी का रूम को देखते हैं, जिसके रूम पर टेलीविजन पर न्यूज चल रहा होता है और उसका एंकर कह रहा होता है कि एनएससी ने पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाया है और ग्राउंड जीरो के साइट को वेरीफाई करने के लिए रिक्वेस्ट किया है। और इस बीच रेमन ऑर्डर ने वर्ल्ड के सभी लोगों का अटेंशन अपने ओर खींचा है, क्योंकि इसका लीडर किम सिवू ने ग्राउंड जीरो को पूरी तरह से प्यूरिफाई कर दिया है। बट व्हाइट ब्रिलियंस ऑर्डर ने इसे अभी भी कंटिन्यू रखा है। और इस न्यूज एंकर की सभी बातों को सुनने के बाद फिर अपना एमसी कहता है, यार अब क्या प्रॉब्लम हो गया है एनसीए को, और मुझे कैसे पता चलेगा कि एनसीए को कैसे शांत कराया जाए। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 16 यहाँ पर खत्म होता है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है हमें एक बंदे का कमेंट को दिखाते हुए, जिसके कमेंट पर बहुत सारा लाइक और डिसलाइक आया होता है। और उस कमेंट में लिखा हुआ होता है कि मुझे माफ कर दीजिए कि मुझ जैसे बेवकूफ ने हॉली इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट झूठी अफवाहें फैलाई और मैंने तुम्हारे ऊपर शक किया, और मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा था। तो इसके लिए मैं रेमन नेम का एडवर्टाइजमेंट करने की पूरी कोशिश करूंगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें अपना एमसी और मिन्सू को दिखाया जाता है, जो कि उस श्राइन का वीडियो को देख रहे होते हैं। और उस वीडियो को देखकर अपना एमसी कहता है, मुझे लगता है कि ये साइट हमारी करंट सिचुएशन को परफेक्टली कैप्चर करती है, बट यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है जो अभी भी सोचते हैं कि मैं एक स्कैमर हूँ। और ये सुनने के बाद मिन्सू पूरा जोर से चिल्लाते हुए कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हमें और कितना प्रूव करना होगा कि हम लोग कोई स्कैमर नहीं है, और इन्हें इतने खूबसूरत नजारे दिखाने के बाद भी इन्हें हम पर शक है। और मिन्सू इतना जोर से चिल्लाया होता है कि उसकी आवाज को सुनकर अपना एमसी डर जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, ओ माय गॉड। और इसके बाद मिन्सू अपने एमसी से कहता है, हालांकि मैंने कभी भी तुम्हारे हॉलीनेस पर शक नहीं किया और मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये जगह इतनी सुंदर हो सकती है, और ये गॉडेस रेमन का मिरेकल है और ये प्लेस उस फैक्ट का प्रूफ है। और ये सुनने के बाद अपना एमसी मन ही मन में कह रहा होता है कि ये वह जगह है जैसा इस लैंड को होना चाहिए था, जैसा रेमन ने मॉन्यूमेंट में लिखा था, और ये वो प्लेस है जहाँ पर ड्रीम्स रेस्ट करती है। और मेरी गॉडेस रेमन का इंटेंशन का पालन करने के लिए मेरा इरादा इस प्लेस को पब्लिक के लिए ओपन करना और ब्रेव फैमिलीज को अपने लव्ड वन से मिलने की परमिशन देना है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिन्सू अपने एमसी से कह रहा होता है, मुझे यकीन है कि हर कोई सिंसियरली आपको और गॉडेस रेमन को थैंक यू कह रहा होगा। और ये सुनने के बाद अपना एमसी कहता है, मुझे उम्मीद है कि इनसे उन्हें कंसोल मिलेगी। और फिर अचानक से अपना एमसी चलते चलते रुक जाता है और मिन्सू से कहता है, ब्रदर मिन्सू, मैंने सुना है कि ब्लू कॉलर नाम का कोई गिल्ड भी होती है क्या, और अगर यदि ऐसा सच है तो क्या तुम उनमें से किसी एक को जानते हो। फिर मिन्सू अपने एमसी से कहता है, मैं उनमें से एक गिल्ड को जानता हूँ जिनको मैनेज मेरे एक जान पहचान के लोग ही करते हैं, तो क्या मैं तुम्हारे बारे में उनसे बात करूं। और फिर अपना एमसी कहता है, नहीं, मुझे सिर्फ मैजिक स्टोन वाली माइन के बारे में पता करना था। फिर मिन्सू कहता है, ओ अच्छा, वो माइन, लगता है तुम्हारे दिमाग में उस माइन के बारे में कुछ है, या फिर ऐसा लगता है कि तुम कुछ सोच रहे हो। फिर अपना एमसी कहता है, हाँ बस थोड़ा सा, क्योंकि मैजिक एनर्जी और आसपास के माइंस में फैली हुई डेमोनिक एनर्जी को खत्म करते समय ग्राउंड जीरो के अंदर कुछ मैजिक स्टोन ने रेमन की हॉली एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है और वो मैजिक स्टोन में ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि ग्राउंड जीरो के अंदर एक हॉली स्टोन की माइन है। फिर अपना एमसी कहता है, ब्रदर मिन्सू, क्या पहले तुमने कभी भी मर्केंडाइज प्रोड्यूस किया है। और ये सुनकर मिन्सू सरप्राइज होते हुए कहता है, क्या मर्केंडाइज, ये क्या होता है। और वो लोग इतना कह ही रहे होते हैं कि फिर तभी अपने एमसी के पास एक स्टेटस विंडो अपेयर होता है, जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारे कंसेक्रेशन हाउस का लेवल 1 हो चुका है, जिसका टाइप है डीएल फैसिलिटीज। और डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि तुम हॉली स्टोन का यूज करके तुम हॉली रिलिक आइटम मैन्युफैक्चर कर सकते हो। कंसेक्रेशन हाउस उस हॉली रिलिक को ब्लेसिंग देगी, और कंसेक्रेशन हाउस का लेवल जितना ही हाई रहेगा तुम उतने ही ज्यादा ब्लेसिंग दे पाओगे। और इसका कॉस्ट है 5000 डिवाइन पॉइंट्स। और ये देखकर अपना एमसी मन ही मन में कह रहा होता है कि यार ये कितनी अच्छी बात है, इन मैजिक स्टोन की वजह से रेमन ऑर्डर को हमेशा इनकम होती रहेगी। फिर तभी पीछे से अपना लियो अपना एमसी को आवाज देते हुए कहता है, योर हॉलीनेस, हमारे पास कुछ अनवांटेड विजिटर्स आए हैं आपसे मिलने के लिए। और ये सुनते अपना एमसी कहता है, ठीक है, उन्हें भेज दो मेरे पास। और फिर इसके बाद हमें वो बंदा को दिखाया जाता है जो कि अपने एमसी के पास आता है और कहता है, नाइस टू मीट यू किम सिवू, और मेरा नाम है कैंग ब्यूंग सो, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल अवेकनर्स कॉलिशन। मैं यहाँ पर आया हूँ तुमसे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने के लिए। तुमसे इस तरह मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। और ये सुनने के बाद अपना एमसी को इसमें थोड़ा गड़बड़ घोटाला लगता है, तो वो थोड़ा सतर्क हो जाता है और फिर अपना लियो से कहता है, लियो तुम रिसेप्शन रूम में जाओ और वहाँ पर कोई सीन क्रिएट मत करना। फिर अपना लियो कहता है, ठीक है योर हॉलीनेस, जैसा आप कहें। और फिर अपना लियो वहाँ से जाने लगता है और उसे जाते हुए देखकर वो बंदा कहता है, क्या यही वो पर्सन है जिसके बारे में अफवाह फैली है कि वो इंसानों को पेपर की तरह फोल्ड कर देता है, और अगर यदि ऐसा है तो मैं उसे ऐसा करते हुए देखना पसंद करूंगा। और ये सुनने के बाद अपना एमसी सरप्राइज होते हुए कहता है कि मुझे अच्छी तरह से याद है जब एनएससी ने मुझे मारने के लिए एक असेसियन भेजा था, तो क्यों ना मैं तुम्हें उस चीज के लिए एक थैंक यू गिफ्ट सेंड करूं ब्रदर। और ये सुनने के बाद वो बंदा
हंसते हुए कहता है कोई जरूरत नहीं है, रियली मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट हाँ जब हमारा काम एक बार पूरा हो जाएगा तो मुझे गॉडेस के सामने प्रे करना अच्छा लगेगा। आगे बढ़कर ग्राउंड जीरो को प्यूरिफाई करने के लिए जिस लैंड को हम लोग प्रोटेक्ट किया करते थे, और ये सुनने के बाद अपना एमसी मन ही मन में कह रहा होता है बचाया करते थे, और वो भी आगे बढ़कर यार मुझे इसकी वर्ड पसंद नहीं आ रही है। और ये सोचने के बाद अपना एमसी वो बंदा से कहता है मैंने तुमसे उस असिस्टेंट के बारे में कुछ पूछा था लेकिन तुम उसके बारे में बताने से मना कर रहे हो, और इसके बाद भी तुम यहाँ पर तमाशा करने की हिम्मत कर रहे हो, लगता है तुम्हारी चमड़ी बहुत मोटी हो गई है। और मुझे तुम लोगों के बारे में ये भी पता है कि तुम लोग जिसे बचा रहे थे वो ग्राउंड जीरो नहीं बल्कि वो मैजिक स्टोन की माइन थी, और ये मैं पूरा यकीन के साथ बता सकता हूँ। और क्या तुम्हें पता है कि मैजिक स्टोन अब नहीं रही, वो अब हॉली स्टोन में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। और ये बात मुझे तब तक पता नहीं थी कि जब तक मैंने उस मैजिक स्टोन को खुद से श्राइन में नहीं देख लिया। और ये सुनने के बाद वो बंदा कहता है थैंक यू ये बात को उठाने के लिए, और इससे चीजें और भी आसान हो गई है। और ये सुनने के बाद वो बंदा अपने एमसी से कहता है मुझे यकीन है कि तुम्हें इस मैजिक स्टोन के बारे में इंफॉर्मेशन जरूर एबिलिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से मिली होगी, तो इसीलिए हमने ये डिटरमाइन किया कि तुम मैजिक स्टोन को लेने के इरादे से ग्राउंड जीरो में एंटर किए हो। और मैं ये श्योर हूँ कि तुम्हें भी ये पता होगा कि डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री गिल्ड हमारे कंट्री ग्रोथ को प्रूव करती है, और हमारे जैसे गिल्ड अलायंस के लिए मैजिक स्टोन की माइंस हमारी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी रिसोर्सेस है, और ये अनफॉर्चुनेट है कि तुमने उन्हें हमसे जबरदस्ती छीन लिया है। और ये सुनने के बाद फिर अपना एमसी कहता है क्या तुम मुझे ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि मैंने एक कंट्री की ग्रोथ में बाधा डाला है, और तुम्हें तो ये बात पता ही होगा कि मैं एबिलिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ, तो क्या वो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट एजेंसी नहीं है? बट अभी तुम ये सब छोड़ो, तुम मुझे सबसे पहले ये बताओ कि क्या तुम ही वो नहीं थे जिन्होंने डिपार्टमेंट को काम करने से रोका, और अब तुम कह रहे हो कि ये माइन सबके ग्रोथ के लिए थी जबकि तुमने ही सबसे ज्यादा उस माइन से फायदा उठाया था। यार मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम इस तरह चेंज कैसे हो सकते हो। और ये कहने के बाद अपना एमसी थोड़ा गुस्सा होते उस बंदे से कहता अगर तुमने माफी की शुरुआत की होती तो मैं बातचीत के बारे में थोड़ा सोचता, लेकिन तुमने तो इसके बजाय सब कुछ बर्बाद कर दिया। और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई एक क्रिमिनल हंटर को मुझे मारने के लिए काम पर रखने की? और मुझे बस तुमसे इतना ही पूछना है, तो चलो इसका आंसर दो मुझे। और सिचुएशन को बिगड़ता हुआ देखकर वो बंदा एक पैम्फलेट निकालता है और अपने एमसी को देते हुए कहता है अरे ये सब बातों को छोड़ो, हम यहाँ पर सिर्फ बातचीत करने के लिए आए हैं। और फिर वो बंदा वो पैम्फलेट अपना एमसी को दे देता है और उसे देते हुए बताता है कि इसमें लिखा हुआ है कि हम रेमन ऑर्डर को माना स्टोन माइन से निकाले गए माइन प्रोडक्ट का आधा हिस्सा गारंटी देंगे, और साथ ही हम तुम्हें अपनी सभी माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंचने की परमिशन देंगे, और इसके अलावा हम रेमन ऑर्डर को बड़ी रकम डोनेट करेंगे। और मुझे यकीन है कि तुम इससे सेटिस्फाइड होगे। उस पैम्फलेट को पढ़ने के बाद अपना एमसी पूरा फिल्म स्टाइल में उस पैम्फलेट को फाड़ते हुए कहता है क्या तुम्हें सच में लगा कि शांति की बातचीत एक कागज के टुकड़े से हो सकती है? तो यहाँ पर तुम गलत हो। और इसके बाद अपना एमसी लाइटनिंग स्किल को एक्टिवेट करता है, और उस लाइटनिंग स्किल में अपना एमसी काफी बैडेस लग रहा होता है। और फिर वो उस बंदे से कहता है पहले तो तुमने मुझे मारने की कोशिश की और अब तुम दोस्त बनना चाहते हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये काम करेगा? उस पैम्फलेट में जो भी कुछ लिखा हुआ था मुझे तो तुम्हारे एक भी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। और ये कहने के बाद अपना एमसी लाइटनिंग स्किल से उन लोगों के ऊपर अटैक करता है, और उस बंदे के जितने भी बॉडीगार्ड होते हैं वो सभी पीछे फेंका जाते हैं। और फिर तुरंत ही अपना एमसी अपना हाथ को आगे बढ़ाता है और उस बंदे का पूरा कसकर गर्दन पकड़ लेता है, और फिर वो बंदा पूरा जोर से चिल्लाता है और दर्द में चिल्लाते हुए कहता है छोड़ दो मुझे, जाने दो, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। बट अपना एमसी तो उस बंदे को छोड़ने का नाम ही नहीं लेता, मानो कि उसके सर पर खून सवार हो। और फिर वो बंदा चिल्लाते हुए अपना एमसी से कहता है हमने तुम्हें एक चांस दिया था बट तुमने उसे सुना नहीं और तुमने मेरे ऊपर अटैक किया, तो हमारे पास पावर है कि हम तुम्हें रोक सकें, और मैजिक स्टोन को निकालने में तुम हमारे साथ कोऑपरेट करो तो तुम शायद बहुत फायदे में रहोगे। बट अपना एमसी उसका एक भी बात को नहीं सुनता और उसका गर्दन को और जोर से दबाने लगता है। बट एक टाइम पे जाकर उस बंदे को चिल्लाते हुए देखकर अपना एमसी को थोड़ा दया आ जाता है। फिर अपना एमसी उस बंदे को छोड़ देता है और उस बंदे से कहता है जाओ अभी के लिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, और जाकर एनएससी बास्टर्ड से कह दो कि यहाँ आकर मुझसे माफी मांगे, नहीं तो मैं खुद वहाँ पर आ जाऊंगा उन लोगों से माफी मंगवाने के लिए। और ये कहने के बाद अपना एमसी के पास एक स्टेटस विंडो अपेयर होता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारे नंबर ऑफ फॉलोअर्स इंक्रीज हो गए हैं और इसका मेन क्वेस्ट को अपडेट कर दिया गया है। तो इसका एस्टिमेटेड टाइम है 7 आवर 32 मिनट्स। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग अपने एमसी का रूम को देखते हैं जिसके रूम पर टेलीविजन पर न्यूज चल रहा होता है और उसका एंकर कह रहा होता है कि एनएससी ने पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाया है और ग्राउंड जीरो के साइट को वेरीफाई करने के लिए रिक्वेस्ट किया है। और इस बीच रेमन ऑर्डर ने वर्ल्ड के सभी लोगों का अटेंशन अपनी ओर खींचा है क्योंकि इसका लीडर किम सिबू ने ग्राउंड जीरो को पूरी तरह से प्यूरिफाई कर दिया है। बट व्हाइट ब्रिलियंस ऑर्डर ने इसे अभी भी कंटिन्यू रखा है। और इस न्यूज एंकर की सभी बातों को सुनने के बाद फिर अपना एमसी कहता है यार अब क्या प्रॉब्लम हो गया है एनसीए को, और मुझे कैसे पता चलेगा कि एनसीए को कैसे शांत कराया जाए। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 16 यहाँ पर खत्म होता है। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।
तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है हमें अपना एमसी और इनवुक को दिखाते हुए, जहाँ पर अपना एमसी अपने रूम में कुछ कर रहा होता है। फिर तभी अपने एमसी के सामने इनवुक आ जाता है। उसे देखकर अपना एमसी डर जाता है और डरते हुए अपना एमसी इनवुक से कहता है, इनवुक तुम एकदम जॉम्बी की तरह दिख रहे हो, क्या तुम रात भर सोए नहीं थे? और ये सुनने के बाद फिर इनवुक अपना एमसी से कहता है, रीमेन ऑर्डर का चैनल का लॉन्च है तो इसीलिए मैं रात भर काम कर रहा था, इसीलिए मैं सो नहीं पाया। और फिर तभी अपने एमसी की सिस्टर सियोन कहती है, क्या उस ब्यूटीफुल प्लेस पर मिस्टर लियो रहता है? तो फिर क्या वो यहाँ पर कभी नहीं आएगा हम लोगों से मिलने के लिए? और ये सुनने के बाद इनवुक थोड़ा सैड होते हुए कहता है, हाँ, क्योंकि वो प्लेस अब लियो का वर्क प्लेस है तो हमें उनसे मिलने के लिए अब वहीं जाना होगा। और ये सुनने के बाद सियोन पूरा खुश हो जाती है और फिर इनवुक से कहती है कि यार ये कितनी अच्छी बात है, तो आज मैं जल्दी सो जाऊंगी और फिर कल मैं उनसे मिलने के लिए जाऊंगी। और सियोन की ये बात सुनने के बाद फिर इनवुक कहता है, यार मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कल मेरे पास टाइम होगा उनसे मिलने जाने के लिए। और इसके बाद फिर अपने एमसी सियोन से कहता है, सियोन अगर ये तुम कुछ पूछना चाहते हो तो मुझसे भी पूछ सकते हो, क्योंकि उस ग्राउंड जीरो के बारे में मुझे भी कुछ बातें पता है। और फिर सियोन अपने एमसी से कहता है, ब्रदर क्या तुम ही वो पॉप हो जो रेमन ऑर्डर को लीड कर रहा है, और क्या तुमने ही ग्राउंड जीरो को प्यूरिफाइड किया है? और ये सुनने के बाद अपना एमसी मन ही मन में कह रहा होता है, यार ये तो सब कुछ जानती है। और ये सोचने के बाद अपना एमसी इनवुक को एक थप्पड़ लगाता है और कहता है, ये बच्चा तुमसे काफी ज्यादा बेटर है स्मार्टफोन यूज करने में, और तुम तो 10 साल से फोन यूज कर रहे हो, फिर भी तुम इसके बारे में कुछ भी अच्छी तरह से नहीं जानते हो। और इनवुक को पिटाई खाते हुए देखकर सियोन फिर अपने एमसी से कहती है, आज मुझे जल्दी सोने जाना है तो मैं अभी सोने जा रही हूँ, तो इस वीकेंड हम लोग जरूर मिलेंगे। फिर अपना एमसी कहता है, ओके गुड नाइट। और फिर सियोन वहां से चली जाती है। और सियोन के जाने के बाद फिर अपना एमसी कहता है, मैं सियोन को छोटे से देखते आ रहा हूँ, जब वो छोटी थी और मेरे साथ खेलती थी। और ये सुनने के बाद फिर इनवुक कहता है, सियोन बहुत अच्छी बच्ची है और वो रियली बहुत ब्राइट भी है और उसके पास कोई दूसरा चॉइस भी नहीं है, बट वो इतनी कम एज में काफी ज्यादा मैच्योर हो गई है। और ये सुनने के बाद फिर अपना एमसी कहता है, ये सब मेरी फॉल्ट है, मुझे तुम लोगों को यहाँ पर अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। और फिर तभी इनवुक को कुछ याद आता है। फिर वो अपने एमसी से कहता है, अरे मैंने तुम्हें एक बात बताना भूल गया था कि ग्रैंडमा ने मुझे कॉल किया था और वो कह रही थी कि डिपार्टमेंट ने उन्हें प्राइवेट जेट प्रोवाइड किया और वो भी 2 वीक्स के अंदर में यहाँ पर आ जाने के लिए। और ये सुनने के बाद फिर अपना एमसी सरप्राइज होते हुए कहता है, क्या प्राइवेट जेट, बट क्यों? फिर इनवुक कहता है, वो बता रहे थे कि ये बात कुछ इरेगुलर फैमिली मेंबर के बारे में हो तो इसीलिए वो यहाँ पर आ रही है, और वो ये भी कह रही थी कि वो कहीं भी फ्रीली ट्रेवल नहीं कर सकती और वो भी तुम्हारी वजह से। उन्होंने कॉल पर ही गुस्सा होते हुए कहा, जब वो यहाँ पर आ जाएगी तब वो तुम्हारी अच्छी तरह से पिटाई करेगी। और ये सुनने के बाद फिर अपना एमसी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, बट उसे एक बात की खुशी भी होती है कि ग्रैंडमा यहाँ पर वापस आ रही है। और फिर इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग देखते कि अपना एमसी इनवुक से कह रहा होता है, मैं थोड़ा नर्वस हूँ। फिर इनवुक अपने एमसी से कहता है, तुम नर्वस क्यों हो रहे हो, हम लोग तो सिर्फ ऑफिशियल चैनल लॉन्च कर रहे हैं, तो प्लीज यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ी मत करना, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि इसके लिए मैंने कितनी प्रिपरेशन की है। और ये कहने के बाद वो लोग रीमेन ऑर्डर का ऑफिशियल चैनल लॉन्च कर देते हैं। और चैनल लॉन्च करते के साथ ही वो लोग उस ग्राउंड जीरो में बना हुआ श्राइन का वीडियो अपलोड कर देते हैं। और वीडियो अपलोड करने के साथ ही वो लोगों का 43 के सब्सक्राइबर हो जाता है रेमेन ऑर्डर का चैनल पर। और इतने सारे सब्सक्राइबर को देखने के बाद अपना एमसी मन ही मन में कह रहा होता है कि यार मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि चैनल स्टार्ट करने के साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल पर इतने सारे सब्सक्राइबर गेन हो गए, और वो भी लगभग 43,000 के आसपास। और फिर यूट्यूब चैनल पे हम लोग उस श्राइन का वीडियो को देखते हैं जिसमें 1 घंटे में लगभग 200 के व्यू चला गया होता है, और इसमें बहुत सारे कमेंट्स भी आए होते हैं लगभग 24,000 के आसपास। और इतने सारे कमेंट्स को देखकर इनवुक कह रहा होता है, यार इसमें तो बहुत सारे कमेंट्स आए और ज्यादातर लोग तो इसमें विश और प्रेयर कर रहे हैं। और ये सुनने के बाद फिर अपना एमसी कहता है, विश और प्रेयर तो ठीक है, और रेमन को इस तरह के कमेंट्स भी बहुत पसंद है, क्यों ठीक बोला ना मैं लियो? और फिर इसके बाद हमें लियो को दिखाया जाता है जो कि चाय पीते अपना एमसी से कह रहा होता है, हाँ आपने सही बोला हॉलीनेस। और रेमन इस तरह के डिसरेस्पेक्टफुल विश और ड्रीम्स की बहुत केयर करते हैं। और फिर अपना एमसी कहता है, मुझे विश्वास है कि एक दिन वो लोग जरूर समझेंगे कि हम लोग कोई स्कैमर नहीं है और हम लोग बल्कि उसका हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि हमने रिसेंटली बहुत सारे डेमोनिक इवेंट सॉल्व किए हैं। तो जब वो लोग रेमन ऑर्डर को अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो मैं श्योर हूँ कि वो लोग भी रेमन ऑर्डर के ऊपर बिलीव करने लगेंगे। और ये सुनने के बाद इनवुक सरप्राइज होते हुए कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम एक क्लर्जी के मेंबर की तरह दिख रहे हो। और फिर इसके बाद अपने एमसी के सामने एक स्टेटस विंडो अपेयर होता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारा क्वेस्ट अपेयर हो चुका है। और फिर हम लोग उस क्वेस्ट को देखते हैं जिसके डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि तुमने एक श्राइन क्रिएट करके अपने प्रीवियस फेथ के लिए एक घर बनाया है, और ये श्राइन अपने ऑर्डर की ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ा पिवट पॉइंट साबित करेगा। तो इसीलिए सिस्टम ने ये डिटरमाइन किया है कि तुमने अपने ऑर्डर के लिए सभी नेसेसरी प्रिपरेशन कर लिया है। और फिर इसके बाद हम लोग उस क्वेस्ट के कंप्लीटेशन रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं जिसमें लिखा हुआ होता है कि तुम्हें 50,000 ऑफिशियल फॉलोअर्स गेन करने होंगे और उसे एडमिशन रिक्वेस्ट में चेंज करना होगा, और फिर 500 प्लेयर चूज किए जाएंगे उसके फेथ के थ्रू से, और इसके रिवॉर्ड्स में तुम्हें 10,000 डिवाइन पॉइंट्स मिलेंगे, और डायमेंशन अर्थ के सभी प्लेयर्स को ये फॉलो
फॉलोइंग रिक्वेस्ट मैसेज सेंड कर दिया गया है। और फिर इसमें हम लोग मिन्सू को भी देखते हैं जिसके पास ये फॉलोइंग रिक्वेस्ट मैसेज आया होता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो मैसेज गॉब्लिन गिल्ड लीडर चॉइस सियोजिन के पास भी आया होता है। और फिर एक दूसरा स्टेटस विंडो अपने एमसी के पास भी अपेयर हुआ होता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि स्पेशल कंडीशन हटा दी गई है और हॉली एनर्जी पर लगी हुई रिस्ट्रिक्शन भी डायमेंशन अर्थ से हटा दी गई है और डायमेंशन अर्थ के सिस्टम को अपडेट के लिए तैयार कर दिया गया है। तो अर्थ के प्लेयर्स फॉलोइंग चेंजेस के लिए प्रिपेयर रहें। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 17 यहाँ पर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग एक न्यूज एंकर को देखते हैं जो कि आज का लेटेस्ट मॉर्निंग न्यूज बता रही होती है और वो बताती है कि अर्थ पर कैटलिज्म अभी जस्ट अनाउंस्ड कर दिया गया है। तो इस चेंजिंग वर्ल्ड के प्रिपरेशन में हमने कोरिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सीओ चेंग्यो को इन्वाइट किया है ताकि वो बता सके कि हमारे अर्थ पर हो क्या रहा है। और फिर इसके बाद हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो कि व्हाइट ड्रेस में होती है और वो अपना फेस को ढकी हुई होती है और वो कह रही होती है कि अवेकनर्स ऑफ वेरियस रिलीजियस और बिशॉप्स ऑफ द व्हाइट ब्लड शैडोज। और हमारे रिलीजियस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें हमारे गॉडेस के ब्लेसिंग से नॉलेज गेन हुआ है। और अब जबकि डिवाइन पावर्स अवेलेबल है तो मुझे यकीन है कि आप सभी अंदाजा लगा सकते हैं कि रिलीजियस कितनी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और इस कंफ्यूजिंग टाइम में अगर यदि हमारा कंट्री रेमन ऑर्डर एक्सेप्ट करता है तो ये फेयर होगा कि हमारे गवर्नमेंट हमारे रिलीजियस को भी ऑफिशियल फेथ की मान्यता दे। और फिर इसके बाद हम लोग एक न्यूज एंकर को देखते हैं जो कि उस लड़की से कह रहा होता है कि व्हाइट शैडो अवेकनिंग कैसे काम करती है। तो गाइज यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लड़की और कोई नहीं, वो कोरिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सीओ चेंग्यो होती है। और फिर वो न्यूज एंकर से कहती है कि हमारा मेथड कुछ भी खास नहीं है, सिर्फ इतना ही करना है कि तुम्हें हमारे गॉड के ऊपर बिलीव करना है और वो लोगों को वीकनेस से बचाएगी। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग अपना एमसी को देखते हैं जो कि उस न्यूज को देखकर अपना मन ही मन में कह रहा होता है व्हाइट शैडो के डिवाइन प्लेयर्स। तो इसका मतलब है कि व्हाइट शैडो अपने डेमोनिक पावर यूज नहीं कर रहा है। बट मुझे लगता है कि गायरो गेट और यूजियो के एबियस गेट में व्हाइट शैडो ने हमेशा डीमन से लड़ते हुए अपना वीडियो अपलोड किया है। बट उन्होंने कभी भी यह क्लेम नहीं किया है कि वो डीमंस लोग के साथ है। और क्या मैंने कभी भी गायरो के फॉलोअर्स पर डेमोनिक एनर्जी डिटेक्ट किया? बट जहां तक मुझे लगता है कि कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं जो व्हाइट शैडो नहीं है लेकिन वो डेमोनिक एनर्जी से जुड़े हुए हैं। और फिर इसके बाद गॉडेस रेमन अपना एमसी से कहता है मैंने पहले तुम्हें कभी भी इतनी चिंतित नहीं देखा है। और ये सुनने के बाद अपना एमसी सरप्राइज होते हुए कहता है क्या आपके लिए श्राइन में अपेयर होना इजी है और मैं आपको बुलाने के लिए माफी चाहता हूँ। और ये सुनने के बाद फिर गॉडेस रेमन कहती है कोई बात नहीं, बट मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि कल तुम्हारे पीछे बहुत सारे लोग थे, तो इसका मतलब है कि तुमने बहुत मेहनत की होगी श्राइन को बनवाने के लिए। तो तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है कि फाइनली अर्थ पर डिविनिटी अनलॉक कर दिया गया है। और ये सुनने के बाद फिर अपना एमसी सरप्राइज होते हुए गॉडेस रेमन की तरफ देखता है और कहता है पूरा कंट्री एक अजीब सा उथल पुथल में है और सुनने में आ रहा है कि कुछ ऐसे प्लेयर्स सामने आए हैं जिनके पास डिवाइन टाइप प्लेयर्स हैं। बट अभी भी यह बात कंफर्म नहीं है कि यह बात सच है या फिर सिर्फ ये अफवाह है। और लोग तो इस बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं और हर कोई सच्चाई जानने के लिए बेताब है। तो क्या आपने भी ऐसी कोई न्यूज सुनी है या आपके पास भी इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है? और फिर ये सुनने के बाद गॉडेस रेमन अपने एमसी से कहती है क्या तुम्हें पता है डिविनिटी क्या होती है? यदि नहीं तो सुनो। बेसिकली ये इस तरह के पावर होते हैं जिसे सिर्फ रेमन के फॉलोअर्स ही एग्जिट कर सकते हैं। बट इस तरह के मिरेकल पावर वो लोग भी क्रिएट कर सकते हैं जिनके अंदर विश्वास हो, मतलब कि जितना स्ट्रॉन्गर फेथ उतना स्ट्रॉन्गर गॉड। और इसके रिटर्न में गॉड अपने फॉलोअर्स को और ज्यादा स्ट्रेंथ से ब्लेस करते हैं और प्लेयर्स की विल पावर उनकी मैजिकल एबिलिटीज के साथ कनेक्टेड होती है। ठीक वैसे ही डिविनिटी गॉड के फॉलोअर्स के बीच फेथ की स्ट्रेंथ से जुड़ी होती है और बदले में अवेकन इन पावर्स का यूज मिरेकल्स क्रिएट करने के लिए करते हैं। और इसमें गॉड का वर्थ इस बात पर डिपेंडेंट होता है कि वो अपने फॉलोअर्स पर कितनी फेथ जगा पाते हैं। और एक ऐसा गॉड जिसके पास कोई फॉलोअर्स नहीं होता वो एंड में डिसअपियर हो जाते हैं। और ये सब सुनने के बाद फिर अपने एमसी सरप्राइज होते हुए गॉडेस रेमन से कहता है तो इसका मतलब है कि एज ऑफ ऑर्डर गॉडेस से कनेक्टेड होता है, तो फिर अर्थ पर पहले डिवाइन पावर्स क्यों नहीं थी? और ये सब सुनने के बाद फिर गॉडेस रेमन अपनी एमसी से कहती है इसका ये कारण है कि अर्थ पर माना क्यों नहीं दिया गया था और सिस्टम ने अर्थ के लोगों के पोटेंशियल पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था। और ये सुनने के बाद फिर अपना एमसी कहता है उन्हें 5 साल पहले ही माना के साथ सारे रेस्ट्रिक्शन हटा देने चाहिए था। और ये सुनते ही गॉडेस रेमन हंसते हुए कहती है मैं तुम्हें सब बताना चाहती हूँ बट यहाँ पर कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शन है जहाँ पर मुझे बताना अलाउड नहीं है। और गॉडेस रेमन के ये बात कहती है अपना एमसी समझ जाता है कि गॉडेस रेमन क्या कहना चाहती है। फिर वो कहता है कैजुअलिटी तुम्हें ये सब बताने के लिए परमिशन नहीं देती है, सही कहा ना मैंने? और ये सुनते ही गॉडेस रेमन अपना एमसी को प्यार भरी निगाहों से देखने लगती है। और फिर इसके बाद अपने एमसी के सामने एक स्टेटस विंडो अपेयर होता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हारी गॉडेस ने तुम्हें ब्लेस्ड किया है और वो भी तुम्हारी एबिलिटीज के साथ, जिसमें तुम्हारे सारे ट्रेड्स के लेवल 90 डेज के लिए इंक्रीज कर दिए जाएंगे। और इस स्टेटस विंडो के अपेयर होने के बाद फिर
गॉडेस रेमन अपने एमसी से कहती है मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकती हूँ। और ये सब देखने के बाद अपना एमसी पूरा खुश हो जाता है और फिर से गॉडेस रेमन अपना एमसी से कहती है मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाओ शिवू। तो चलो तो मुझे ये बताओ कि मेरा लिटिल पॉप मुझे स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए अब क्या करने जा रहा है। और ये सुनने के बाद फिर अपना एमसी गॉडेस रेमन से कहता है तो आप क्या सोचते हैं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मैं तो बस आपके लिए इतना ही कर सकता हूँ कि और भी ज्यादा फॉलोअर्स गेन कर सकता हूँ। बट रेमन क्या हम लोग ईडन से और भी प्लेयर्स ला सकते हैं, क्योंकि लार्ज गिल्ड्स पहले से ही डिवाइन प्लेयर्स पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। और ये सुनने के बाद फिर गॉडेस रेमन अपने एमसी से कहती है मैं इस बारे में तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती हूँ बट मैं ट्राई करूंगी। और ये सुनने के बाद फिर अपना एमसी क्रीपी सा स्माइल करता है और अपना मनी मन में कह रहा होता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं किया जा सकता है, तो मुझे लियो से थोड़ा और हार्ड वर्क करवाना होगा। और अपना एमसी को इस तरह से स्माइल करते हुए देखकर गॉडेस रेमन कहती है शिवू तुम इस तरह से स्माइल क्यों कर रहे हो। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं गॉडेस रेमन वहां से जा चुकी होती है। और फिर इसके बाद हम लोग अपना एमसी को देखते हैं जो कि विंडो के सामने खड़ा होकर आसमान की तरफ देखते हुए अपना मनी मन में कह रहा होता है एज ऑफ ऑर्डर। और अगर यदि ये मैसेज सभी प्लेयर्स को ब्रॉडकास्ट कर दिया गया था तो इसका मतलब है कि डायमेंशन अर्थ में रियली कुछ बड़े चेंजेस होंगे। तो अब मैं क्या करूँ टेम्पल को प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए, टेम्पल की अच्छी तरह से एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, तो अब मैं कहाँ जाऊँ। और ये कहते ही अपना एमसी मोबाइल अचानक से वाइब्रेट करने लगता है और वो सरप्राइज होते हुए पीछे मुड़कर अपने मोबाइल को देखता है। और फिर वो जाकर मोबाइल चेक करता है तो वो देखता है कि उसमें इमरजेंसी मैसेज आया होता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि ग्वांगजू सिटी में एक सुपर मैसिव गेट डिटेक्ट हुआ है जो कि काफी ज्यादा हाईएस्ट रैंक का गेट है जिसके अंदर बहुत सारे पावरफुल एविल मॉन्स्टर हैं। और ये देखने के बाद फिर अपना एमसी प्रीवियस लाइफ के बारे में बताते हुए कहता है कि 5 साल पहले जब मैं नॉर्थ कोरिया से डिसअपेयर हुआ था तब नॉर्थ कोरिया एक डायमेंशन ओपनिंग नेशन बन गया था और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कोरियन पेनिसुलर अब मॉन्स्टर के अनकंडीशनल लैंड बन गई है जैसा इनवुक ने मुझे बताया था। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग गॉब्लिन गिल्ड लीडर चॉइस सियोजिन और अपने एमसी को देखते हैं जो दोनों साथ में बैठा हुआ होता है। और गॉब्लिन गिल्ड लीडर चॉइस सियोजिन अपने एमसी के प्रीवियस लाइफ को स्टोरी को सुनने के बाद हंसते हुए कहता है यार ये कितनी फनी बात है, कुछ मॉन्स्टर ने मिलकर कोरियन पेनिसुलर के लैंड पर कब्जा कर लिया और हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे, राइट। और ये सुनने के बाद फिर अपना एमसी कंफ्यूज होते हुए मनी मन में कह रहा होता है कि यार ये बंदा काफी हद तक मेरी सारी बातों को समझ गया है बट ये मेरी सारी बातों को इतना हल्का में क्यों ले रहा है। और फिर अचानक से चॉइस सियोजिन फिर से जोर जोर से हंसने लगता है और उसकी हंसी की आवाज को सुनकर उस मीटिंग में जितने भी ग्रुप के मेंबर होते हैं वो सभी सरप्राइज होते हुए चॉइस सियोजिन को देखने लगते हैं। और फिर जब चॉइस सियोजिन हंसने के बाद शांत हो जाता है फिर अपना एमसी चॉइस सियोजिन से कहता है चॉइस सियोजिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि गॉब्लिन गिल्ड एक प्रीटी लार्ज गिल्ड है बट क्या तुम्हारे लिए नेशनल अवेकनर्स कॉलेशन के बगल में बैठना ये तुम्हारे लिए ज्यादा फिट नहीं है। और ये सुनने के बाद फिर चॉइस सियोजिन स्नैक्स खाते हुए रुक जाता है और फिर अपना एमसी से कहता है अक्स लोगों के साथ एसोसिएट करना ये मेरी स्टाइल नहीं है और हम नेशनल अवेकनर्स कॉलेशन के साथ नहीं है और क्या मैंने पहले ही तुम्हें ये नहीं बताया था। और ये कहने के बाद चॉइस सियोजिन पूरा स्नैक्स को एक बार में ही खा जाता है। और ये देखने के बाद फिर अपना एमसी सरप्राइज होते हुए कहता है कि यार ये इतना बड़ा स्नैक्स को एक बार में ही कैसे खा गया। और फिर इसके बाद चॉइस सियोजिन अपना एमसी से कहता है खैर ये सब छोड़ो पॉपकिन बट क्या इस मीटिंग के बाद तुम मेरे साथ एक कप कॉफी के लिए चलोगे, क्योंकि मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चन है उस डिवाइन पावर के बारे में, क्योंकि पिछली बार तुमने मुझे अपने बस में करने के लिए इसी का यूज किया था है ना, तो मुझे लगता है कि इसका तुम सबसे अच्छा से यूज करते हो। और ये सुनने के बाद फिर अपना एमसी सरप्राइज होते हुए आगे कुछ कहने से पहले कहता है वेट व्हाट, क्या उसने मुझे पॉपकिन कहकर बुलाया। और वो लोग इतना कह ही रहे होते हैं कि फिर तभी एक ब्लैक चश्मा वाला बंदा जोर से चिल्लाते हुए कहता है हे चॉइस सियोजिन इस रूम में सिर्फ तुम दोनों ही नहीं बैठे हो तो जरा सा अपना आवाज को कम कर लो। और उस ब्लैक चश्मे वाले बंदे को इतना गुस्से में देखकर चॉइस सियोजिन थोड़ा अजीब सा फेस बनाते हुए कहता है यार तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैं तो सिर्फ अपने फ्रेंड से बात कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ प्रॉब्लम है। बट उस ब्लैक चश्मे वाले बंदे को इतना गुस्सा में देखकर अपना एमसी मन ही मन में कह रहा होता है यार कैंग बियोंगसू को इतना पिटाई मिलने के बाद भी फिर भी वो लोगों को परेशान कर रहा है। बट चॉइस सियोजिन और अपना एमसी उस बंदे की बात को नहीं सुनता है तो वो बंदा फिर से जोर से चिल्लाते हुए कहता है ये तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है चॉइस सियोजिन, क्योंकि तुम्हारे अंदर सोशल नॉर्म्स के रिगार्डिंग कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है, तो यही वजह है कि तुम्हारे गिल्ड्स और दूसरे गिल्ड्स ट्रबल में रहते हैं। और ये सुनने के बाद फिर चॉइस सियोजिन स्माइल करते हुए कहता है क्या बस इतना ही कहना था। और ये कहने के बाद फिर चॉइस सियोजिन जोर से चिल्लाते हुए कहता है तो फिर क्या तुम क्या कर सकते हो इस बारे में। और चॉइस सियोजिन को इस तरह से चिल्लाते हुए देखकर अपना एमसी का पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। और फिर इसके बाद चॉइस सियोजिन काफी ज्यादा क्रीपी फेस बनाता है और उस ब्लैक चश्मे वाले बंदे का नाम लेते हुए कहता है कैंग। और इसके बाद वो शांत हो जाता है और उस ब्लैक चश्मे वाले बंदे को घूरने लगता है। और फिर इसके बाद वो ब्लैक चश्मा वाला बंदा चॉइस सियोजिन का इतना क्रीपी फेस देखकर उसका फट जाता है और उसके बाद वो धीरे आवाज से कहता है चॉय और उसके बाद वो शांत हो जाता है। और फिर इसके बाद हम लोग चॉइस सियोजिन को देखते हैं जो उस ब्लैक चश्मे वाले बंदे को इतना डरा हुआ देखकर वो अपना मूड को चेंज करता है और स्माइल करते हुए कहता है अरे यार क्या तुम डेट पर जा रहे हो क्या, क्योंकि तुम्हारा चश्मा काफी कूल लग रहा है। और फिर इसके बाद हम लोग अपना एमसी को देखते हैं जो कि चॉइस सियोजिन को स्माइल करके बात
करता हुआ देखकर एक राहत की सांस लेता है और फिर से चॉइस योजिन रिलैक्स करते हुए उस बंदे से कहता है, लगता है तुम चश्मा पहनकर यंग दिखने का ट्राई कर रहे हो, बट चाहे जो भी हो तुम इसमें अच्छे दिख रहे हो, तो तुम टेंशन नहीं लो, मैं बिग बॉस से जल्दी बात करूंगा इस मीटिंग को एंड करने के लिए, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड से मिलने के लिए लोकल मार्केट जाना है ना। और चॉइस योजिन इतना कह ही रहा होता है कि फिर तभी उस मीटिंग रूम का दरवाजा अचानक से खुलता है और उस दरवाजे से एंट्री मारता है डिपार्टमेंट ऑफ एबिलिटी मैनेजमेंट मिनिस्टर यो सिन्यो। और वो मीटिंग रूम के अंदर आते के साथ ही सभी लोगों से कहता है, क्या इस बूढ़े आदमी ने तुम लोगों को डिस्टर्ब किया? और ये सुनते ही चॉइस योजिन हंसते हुए कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं मिनिस्टर, और आज तो आप काफी ज्यादा चमक रहे हो। और ये सुनने के बाद फिर वो मिनिस्टर चॉइस योजिन से कहता है, हाँ वो ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने हाल ही में काफी ज्यादा साइडर पीना स्टार्ट कर दिया है और मैं आपको भी कुछ 0 कैलोरीज वाला साइडर ड्रिंक से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। और ये कहने के बाद फिर वो मिनिस्टर डायरेक्ट बात को चेंज करते हुए कहता है, तो तुम सभी लोग काफी ज्यादा बिजी पर्सन हो, तो मैं डायरेक्ट पॉइंट पर आता हूँ कि मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ। और उन दोनों को इस तरह बात करते हुए देखकर ये जो काला चश्मा वाला बंदा होता है इसे जेलस हो रहा होता है। और फिर इसके बाद वो मिनिस्टर एक बड़े से स्क्रीन के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, हम सभी यहाँ पर एक प्लान का डिस्कशन के लिए गैदर हुए हैं और वो प्लान है द डिसेंडिंग ऑफ ऑर्क हॉर्ड, क्योंकि ऑर्क एक नॉक्ट्रिनल क्रिएचर होते हैं और वो ट्रेबिका में ऑपरेट करते हैं। और अगर यदि ऑर्क अलग अलग ट्राइब से हो तो वो एक दूसरे के लिए एनिमी होते हैं, लेकिन किसी रीजन के वजह से 7 ट्राइब्स एक साथ यूनाइट हो गए हैं और अर्थ पर ऑर्क के एंटायर प्रेजेंस के दौरान ये एक्सपेक्शनली थोड़ा अजीब बात है, लेकिन हमारे इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ तो है जो इन सभी ऑर्क्स को एक साथ खींच रहे हैं। और ये सब सुनने के बाद फिर अपना एमसी मन ही मन में कह रहा होता है, यार इन सभी ऑर्क्स को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि अर्थ पर एग्जिस्ट करते होंगे, क्योंकि मैंने इसे ईडन पर कई बार देखा है। और फिर इसके बाद हमें उस ऑर्क का लीडर के बारे में बताया जाता है जिसके बारे में कहा जाता है कि एक ऐसा ऑर्क जो कि डोमिनेट पावर के साथ जन्म लिया, वो सभी ऑर्क के ऊपर रूल करता है और वो एक ऐसा मॉन्स्टर होता है जो कि सभी ऑर्क के बेलगम क्रोध को सिंगल आउटलेट में चैनल करने के लिए मौजूद है। और उस ऑर्क लीडर के बारे में ये सब सुनने के बाद अपना एमसी सरप्राइज हो जाता है और फिर इसके बाद अपना एमसी उस मिनिस्टर से कहता है, तो इसका मतलब है कि ऑर्क ओवरलोड हो गए हैं। और ये सुनने के बाद फिर वो मिनिस्टर अपना एमसी से कहता है, हाँ मैं मानता हूँ कि इसे ओवरलोड कहा जा सकता है, बट अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट इसे ओवरलोड कहा गया है और इसके कारण 100,000 से भी ज्यादा ऑर्क प्रेजेंट हुए हैं, तो इसी वजह से अलर्ट लेवल को बढ़ाकर स्टेट 1 कर दिया गया है। और ये सुनते उस मीटिंग रूम में जितने भी लोग होते हैं वो सभी सरप्राइज होते हुए खड़े हो जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या 100,000 ऑर्क्स। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 18 यहाँ पर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है हमें एबिलिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का मिनिस्टर को दिखाते हुए, जो उस मीटिंग रूम में जितने मेंबर्स होते हैं उन सभी को ऑर्क्स के बारे में बताते हुए कह रहे होते हैं। ज्यादातर ऑर्क्स अपने आर्म पर ट्राइबल टैटूज बनवाते ताकि वो बता सके कि हम लोग अलग अलग क्लैन से हैं। तो हमारे कुछ इंटेलिजेंस एजेंट्स ने 7 डिफरेंट टाइप्स के ऑर्क टैटूज डिस्कवर्ड किए हैं। और ये सुनते ही फिर अपना एमसी कहता है, दूसरे ऑर्क की तुलना में ग्रेट मोनार्क के पास हर तरह से जबरदस्त आंकड़े हैं। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं पहले भी एक बार उनके अगेंस्ट लड़ चुका हूँ और एक बार जब वो लोग अपेयर हो जाते हैं तो वो किसी भी ट्राइबल को डाउन कर देते हैं। तो यही रीजन है कि डिफरेंट ट्राइबल टैटूज वाले एक साथ गैदर हुए हैं। और जिस टाइम कोई ग्रेट मोनार्क का पेयर होता है तो जितने भी ऑर्क्स होते हैं वो सभी उसे अपना राजा घोषित कर देते हैं और उसके लिए काम करने लगते हैं। और ये सुनते ही फिर वो काला चश्मा वाला बंदा काफी एटीट्यूड में अपना एमसी से कहता है, अर्थ पर लौटने के बावजूद भी तुम अर्थ के मॉन्स्टर के बारे में और अपने ज्ञान के बारे में काफी ज्यादा लापरवाह हो, तो तुम इसे प्रोफेशनल के ऊपर छोड़ दो और चुपचाप बैठ जाओ, यही तुम्हारे लिए वैलिड ऑप्शन है, योर हॉलीनेस किम सिवू। और ये सुनते ही फिर अपना एमसी सरप्राइज होते हुए कहता है, तुम तो बस इसके साथ बाहर जा रहे हो, लगता है तुम्हें ऑर्क्स के बारे में अच्छी तरह से कुछ मालूम नहीं है। और ये कहने के बाद फिर अपना एमसी जोर से चिल्लाते हुए कहता है, मैं मानता हूँ कि तुमने स्टेट रेगुलेटेड ग्राउंड जीरो को इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया है क्योंकि तुम लोग प्रोफेशनल्स हो। और ये सुनने के बाद फिर चॉइस योजिन धीरे से अपना एमसी के कान में कहता है, पॉप किम जरा उस आदमी को देखो, वो दिखने में बहुत बदमाश लग रहा है ना। और फिर इसके बाद वो काला चश्मा वाला बंदा अपना चश्मा को ठीक करते हुए चॉइस योजिन से कहता है, चॉइस योजिन मैं तुम्हें सुन सकता हूँ और मिस्टर किम सिवू मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ कि वो सभी ऑर्क्स काफी ज्यादा डेंजरस हैं क्योंकि वो अपने रास्ते में आने वाले हर चीज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और अगर यदि वो लोग तुम्हारे सामने आ जाएं तो उन लोगों के सामने प्रार्थना करना या फिर अपने पंख फड़फड़ाने से वो लोग डिसअपियर नहीं हो जाएंगे। और ये सुनते ही अपना एमसी और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, वाह लगता है कि ये बात तुम्हें बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड कर रही है ना। तो मुझे चिढ़ाना बंद करो और मुझे ये भी पता है कि तुम मुझे क्यों चिढ़ा रहे हो, क्योंकि मैंने तुम्हें अभी तक पीटा नहीं है और इसका रीजन सिर्फ यही है कि मैं एबिलिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का मिनिस्टर की वजह से चुप हूँ। बट यहाँ पर हम लोग चॉइस योजिन को देखते हैं जो कि अपना
एमसी को और ज्यादा भड़काते हुए कहता है, ओह क्या तुम लड़ने वाले हो, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं तुम्हारा फाइट आज लाइव देख रहा हूँ। बट माहौल को बिगड़ता हुआ देखकर वो मिनिस्टर उन दोनों को चुप कराते हुए कहता है, हम लोग यहाँ पर काफी ज्यादा सीरियस सिचुएशन पर बात कर रहे हैं, तो प्लीज तुम लोग दोनों थोड़ा शांत हो जाओ। और मिस्टर किम सिवू, अगर यदि तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर क्या तुम्हारे पास कोई और सॉल्यूशन है? और ये सुनने के बाद फिर अपना एमसी कहता है, हाँ ये बहुत सिंपल है, हमें बस उस ग्रेट मोनार्क को मारना है। और ये सुनते उस मीटिंग हॉल में जितने मेंबर्स होते हैं वो सभी सरप्राइज हो जाते हैं। बट अपना एमसी अभी भी वही बात को कंटिन्यू करते हुए कह रहा होता है, हमें 1 लाख और का सामना करने के लिए बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसेस देना होगा और इससे नॉर्मल सिविलियंस को भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो इतना ज्यादा सेक्रीफाइस देने से अच्छा होगा कि हमें बस उस एक ग्रेट मोनार्क को मारना है। और जिस टाइम में ग्रेट मोनार्क मारा जाएगा तो सारे ऑर्क्स पागल हो जाएंगे और आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। और जहाँ तक कि हमें पता है कि उनके ट्राइब शुरू से एक दूसरे के दुश्मन हैं। और ये सुनते ही वो काला चश्मा वाला बंदा जोर से चिल्लाते हुए अपने एमसी से कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? वो स्पेशल एंटिटी 1 लाख ऑर्क्स से घिरा हुआ है, तो फिर हम लोग उसे कैसे मारेंगे? और अगर यदि तुम्हारा डेडिकेशन सही है तो भी हमें 1 लाख आर्मी से निपटने के लिए तो हमारी सारी फोर्सेस को उन ऑर्क्स की आर्मी को ब्रेक करना पड़ेगा। और तुम्हारी एरोगेंस की भी एक लिमिट होनी चाहिए। और अगर यदि हम लोग ऐसा करते हैं तो फिर लैंड की भी सिचुएशन सेम होगी। लेकिन क्या सचमुच लैंड पर उनसे कांटेक्ट करने की जरूरत है? और ये सुनने के बाद फिर अपना एमसी उस बंदे से कहता है, होगा अगर यदि हम लोग हेलीकॉप्टर का यूज करके एयर अटैक करें तो, और वो भी इंटरेस्ट एरिया पर, ताकि हम लोग उन पर इजिली बम गिरा सकते हैं। और ये सब सुनने के बाद फिर एक बंदा जो कि साउथ कोरियन गिल्ड रैंक 1 का ग्रेट टाइगर गिल्ड रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो अपने एमसी से कहता है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि यूनिक एंटिटी को मारने से मॉन्स्टर वेव रुक जाएगी। और क्या हम लोग इस बात का ये मीनिंग निकाल सकते हैं कि तुम ये कह रहे हो कि इस बात की गारंटी ना होने के बाद भी हमें हंटर्स को डिप्लॉय करना चाहिए? और तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम अपने लिए हमें बलिदान देने के लिए कह रहे हो पॉप सिवू? और ये सब सुनने के बाद फिर अपना एमसी उस ग्रेट टाइगर गिल्ड वाले बंदे से कहता है, यदि तुम्हारे पास कोई और काउंटर मेजर या फिर सॉल्यूशन नहीं है तो फिर तुम किसी भी नुकसान से बचने का दिखावा करने के लिए तैयार हो, तो फिर तुम हम लोगों की कोई भी बात पे बॉदर मत करो। और मैंने तुमसे कब कहा कि तुम हंटर्स को डिप्लॉय करो? और ये सब सुनने के बाद वो जो बंदा होता है उसका पसीना छूटने लगता है। और फिर इसके बाद अपना एमसी अपने प्लेस से खड़ा होता है और उस बंदे से कहता है, मैं इस ऑपरेशन पर अकेले जा रहा हूँ और मुझे तुम लोगों की कोई भी हेल्प की जरूरत नहीं है। और मैंने सुना है कि मीडिया वाले जानबूझकर मेरी ताकत को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है। खैर मैं इस बात को प्रूव करने का एक चांस लूंगा और मैं चाहता हूँ कि यदि किसी को मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे कह सकते हैं। बट उस मीटिंग रूम में जितने मेंबर होते हैं वो सभी की फटी पड़ी होती है, तो वो अपने एमसी से डर के मारे कुछ भी नहीं कहते हैं। और किसी को भी कुछ न कहते हुए देखकर फिर अपना एमसी स्माइल करते हुए कहता है, अगर यदि किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो फिर तुम लोग मेरे लिए एक हेलीकॉप्टर प्रिपेयर करो। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उस हेलीकॉप्टर का जो पायलट होता है वो अपने एमसी से कह रहा होता है, क्या तुम सचमुच अकेले रहकर ठीक रहोगे? और फिर इसके बाद अपना एमसी कहता है, तुम लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इस सिचुएशन को अकेले ही संभाल लूंगा। और आज मैं बहुत अच्छा मूड में हूँ क्योंकि मैं काफी समय के बाद आसमान का फ्रेश एयर का आनंद ले पाऊंगा। और मैं पहले भी कई बार ग्रिफोन का राइड कर चुका हूँ, तो आज तुम लोग भी देख लो। और ये सुनने के बाद वो जो दोनों पायलट होते वो सरप्राइज होते हुए कहते हैं, क्या ग्रिफोन, वाओ वेरी नाइस। और फिर इसके बाद अपना एमसी स्माइल करते हुए कहता है, हालांकि उसका राइडिंग का एक्सपीरियंस बेटर नहीं था, बट मैं ये मानता हूँ कि हेलीकॉप्टर उससे कई ज्यादा बेटर है। और ये सुनने के बाद फिर वो पायलट कहता है, एक्चुअली मुझे इस बात की चिंता है कहीं आप लार्ज वेबनर यूज एंटी क्राफ्ट गन को लेने से मना ना कर दें, तो क्या आपके मन में कुछ और भी है? और फिर इसके बाद अपना एमसी कहता है, अब मेरे पास भी कुछ स्किल्स है जिसका मैं यूज कर सकता हूँ। और फिर इसके बाद अपना एमसी उस हेलीकॉप्टर के पास जाता है और कहता है, मुझे इस हेलीकॉप्टर को बस थोड़ी देर के लिए छूने दो। और अपना एमसी जैसे ही उस हेलीकॉप्टर को टच करता है तो उसके हाथों से एक लाइट निकलता है और ये देखकर वो दोनों पायलट चौंक जाते हैं। और फिर इसके बाद अपने एमसी के सामने एक स्टेटस विंडो अपेयर होता है जिसमें लिखा हुआ होता है, तुम्हारी एक्टिव स्किल कंसेक्रेशन हाउस लेवल एक्टिवेट हो चुकी है और स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग डेजिग्नेटेड ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर दिया गया है, और वो भी कुछ समय के लिए। और फिर इसके बाद हम लोग उस हेलीकॉप्टर को देखते हैं जो कि पूरा चमचमाती हुई न्यू हेलीकॉप्टर बन जाती है। और इस स्किल को देखकर अपना एमसी स्माइल करते हुए कहता है, वाओ इस स्किल की इफेक्ट तो काफी ज्यादा अच्छा है। तो अब इस हेलीकॉप्टर को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि वो जितने भी मॉन्स्टर है वो सभी डर जाएंगे, क्योंकि आखिरकार एक मॉन्स्टर अपनी मौत की ओर कभी नहीं भागना चाहेगा। और फिर इसके बाद हम लोग एक कैमरामैन को देखते हैं जो कि उस डॉपलगैंगर वाले इंसिडेंट में अपने एमसी के साथ में ही होता है। और ये जो कैमरामैन होता है वो रेमन ऑर्डर का 4th बिलीवर होता है और इसका नाम सूल सैमयुंग होता है। और फिर इसके बाद अपना एमसी इस कैमरामैन से कहता है, ब्रदर सैमयुंग क्या तुम रेडी हो? और ये सुनते ही ये कैमरामैन फटाक से बोलता है, यस पॉप मैं रेडी हूँ, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, मैजिक एनर्जी कॉन्टेमिनेशन की वजह से ग्राउंड जीरो में कुछ भी रिकॉर्ड करना इम्पॉसिबल है, लेकिन हम सीज फायर लाइन के नॉर्थ में स्थित लॉस्ट लैंड से वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे और वहाँ से हम लोग मॉन्स्टर पर नजर भी रख सकते हैं। और ये सुनने के बाद फिर अपना एमसी मन ही मन में कह रहा होता है, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ती है लाइव स्ट्रीम के थ्रू से व्यूज बढ़ाना
और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जाता है और मेरे पास इसे रिफ्यूज करने का कोई और रीजन नहीं है। और इसके अलावा मैं 1 लाख ऑर्क्स से अकेले लड़ने का उपयोग कर सकता हूँ और मैं लॉस्ट लैंड पर हेलीकॉप्टर से गया था, बट मैं इस तरह से क्लिक बैट का यूज करने से खुद को नहीं रोक सकता हूँ। और ये सोचने के बाद फिर अपना एमसी मन ही मन में मुस्कुराने लगता है और अपना एमसी को मुस्कुराते हुए देखकर वो कैमरामैन कंफ्यूज हो जाता है और जोर जोर से कांपने लगता है। और उस कैमरामैन को कांपते हुए देखकर अपना एमसी कहता है, ब्रदर सैमयंग तुम कांप क्यों रहे हो? तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और फिर इसके बाद वो कैमरामैन अपने एमसी से कहता है, मैं जानता हूँ कि अगर मैं आपके साथ रहा तो मैं सबसे ज्यादा सेफ रहूंगा आपके साथ। और ये कहने के बाद वो जो कैमरामैन होता है वो बहुत ज्यादा खुश होते हुए अपने एमसी से कहता है, ये ड्यूटी परफॉर्म करना मेरे लिए ग्रेट ऑनर की बात होगी, तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए थैंक यू सो 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 मच। और मैं गॉडेस रेमन के लिए अपना जान भी जोखिम में डालने के लिए रेडी हूँ। और ये सुनते अपना एमसी पूरा चौंक जाता है। फिर उसे मिन्सू की बात याद आती है जो उसे यहाँ पर आते समय मिन्सू ने कहा था, सैमयंग अभी अपने राइट माइंड में नहीं है। और ये बात याद आने के बाद अपना एमसी मन ही मन में कह रहा होता है, मैं सोच रहा था कि ब्रदर मिन्सू का कहने का क्या मतलब था, तो अब मुझे समझ आ गया है कि ब्रदर मिन्सू का कहने का ये मतलब था कि गॉडेस रेमन का बहुत सारा फैंटिकल बिलीवर्स है। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि अपना एमसी और वो कैमरामैन लॉस्ट लैंड की तरफ निकल गए होते उन ऑर्क्स को मारने के लिए। और फिर हम लोग ये भी देखते हैं कि उस हेलीकॉप्टर के अगल बगल में बहुत सारे मॉन्स्टर भी उड़ रहे होते हैं और उन मॉन्स्टर को इस तरह उड़ते हुए देखकर वो जो कैमरामैन होता है वो हेलीकॉप्टर के अंदर से जोर से चिल्लाते हुए कहता है, नहीं यार क्या ये सच में पॉसिबल हो सकता है, और अगर यदि ऐसा सच में है तो हमें उसे अवॉइड करना चाहिए। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग हेलीकॉप्टर का अंदर का सीन को देखते हैं जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो कैमरामैन और अपना एमसी बैठा हुआ होता है और वो लोग आपस में बात करते हुए कह रहे होते हैं, हमें डेजिग्नेटेड लोकेशन पर पहुंचने में बस 5 मिनट बाकी है। और जैसा आपने कहा था अवेकनर्स किम सिवू की, वो फ्लाइंग मॉन्स्टर हमारे लिए नहीं आए थे, बट यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो जितने भी ऑर्क्स होते हैं उस हेलीकॉप्टर को आते हुए देखकर वो और ज्यादा सतर्क हो जाते हैं और जोर जोर से चीखने लगते हैं और सभी को अपना वेपन्स प्रिपेयर कर लेते हैं अपने एमसी को मारने के लिए। और फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोगों को उस मीटिंग रूम का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उस मीटिंग रूम में वो मिनिस्टर होता है जो अपना एमसी और उस हेलीकॉप्टर में जितने भी लोग होते हैं उन सभी से कह रहे होते हैं, हाँ मैं तुम्हें देख रहा हूँ और जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था कि वो एयर मॉन्स्टर तुम्हारे लिए नहीं आए थे, बट मुझे तुम लोगों से एक बात कहना है, क्या तुम लोग ये सोच रहे हो कि एयर अटैक का डायरेक्ट लाइव ब्रॉडकास्ट यूट्यूब पे करोगे? और अगर यदि ऐसा है तो मुझे इसके लिए लिखित माफी मांगनी पड़ेगी। और ये सुनने के बाद फिर अपना एमसी उस मिनिस्टर से कहता है, मिनिस्टर अगर यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं अभी ब्रॉडकास्ट बंद कर सकता हूँ। और फिर इसके बाद हमें एक बड़ा सा स्क्रीन को दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक प्लेन ए और एक प्लेन बी होता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्लेन ए में अपना एमसी का पिक होता है और प्लेन बी में वो टाइगर गिल्ड वाला बंदा और एक ऑर्क्स का फोटो होता है। और इन दोनों प्लेन ए और प्लेन बी में इन तीनों के बारे में कुछ लिखा हुआ होता है जिसे देखकर वो मिनिस्टर कह रहा होता है, लगता है किम सिवू ने खुद को प्रूव करने के लिए लाइव ब्रॉडकास्ट स्टार्ट किया है और एक इरेगुलर पर्सन के रूप में अपनी पोजीशन के कारण वो एक ऐसी सिचुएशन में है कि वो फोर्सफुली अनरीजनेबल डिमांड्स कर सकता है, बट उसने ऐसा नहीं किया। और पिछले बार तो उन्होंने हमें उन विलन्स के भी पास पहुंचाया था जिनके पीछे एबिलिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट पड़े हुए थे और उन्होंने इसे एक गिफ्ट बताया था। और फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि टीम लीडर किम वहां पर आ चुका होता है और वो ये सब सुनने के बाद सरप्राइज हो जाता है और वो मिनिस्टर से कहता है, बट मिनिस्टर अवेकन किम सिवू अगर यदि ये सोलो मिशन में फेल हो जाता है तो हमें इस फेल्ड ऑपरेशन का लाइव ब्रॉडकास्ट करने का बर्डन उठाना पड़ेगा और अगर यदि ऐसा हुआ तो एबिलिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की यूटिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। और ये सुनने के बाद फिर वो मिनिस्टर कहता है, यदि वो ऐसा नहीं कर सकता है तो हम भी उस मॉन्स्टर वेव को नहीं रोक पाएंगे और हमारी यूटिलिटी की केयर कौन करता है, हम लोग तो सिर्फ यूजलेस हैं। और चाहे वो इसका ब्रॉडकास्ट करे या ना करे, यदि अवेकनर्स किम सिवू अगर यदि फेल हो जाता है तो इसका एंड रिजल्ट यही होगा और ऐसे सिचुएशन में स्टेक्स राइज करना बेटर नहीं होगा। और प्राइवेट लार्ज स्किल गिल्ड से अवेकेंड हुए फोर्सेस को काफी समय हो चुका है और वो लोग नेशन के अवेकेंड फोर्सेस से कई ज्यादा आगे निकल चुके हैं और नेशन में अवेकनर्स कॉलिशन को एक साथ नियंत्रण में रखने की ताकत नहीं है और इसमें खुद को रोक पाने की भी शक्ति बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एनएससी से रिलेटेड सेवरल लार्ज गिल्ड पहले इलीगल टेरिटरी में एंटर कर चुके हैं। और ये सब सुनने के बाद टीम लीडर किम मिनिस्टर से कहता है, अवेकन किम सिवू एबिलिटी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से एफिलिएटेड नहीं है और ना ही वो एनएससी से एफिलिएटेड है। और ये सुनने के बाद फिर वो मिनिस्टर टीम लीडर किम से कहता है, क्या तुम जानते हो कि हर कंट्री वापस लौटने वाले रिटर्नर को स्पेशली डिजास्टर क्लास 1 को सेपरेटली क्लासिफाई क्यों करती है? क्योंकि वो लोग उसे उसी तरह क्लासिफाई कर सकते हैं जैसे हम लोग एस रैंक हंटर को क्लासिफाई करते हैं। और ये सुनने के बाद फिर वो टीम लीडर किम कहता है, नहीं मुझे नहीं पता
जाता है। फिर वो मिनिस्टर उसे बताता है कि डिजास्टर क्लास के लोग वो लोग होते हैं जो लोग अर्थ पर वापस लौटने से पहले जो अपने अपने रिस्पेक्टिव में रिमार्केबल लेजेसी छोड़ गए हों, चाहे वे अच्छे हो या बुरे। वो एक ऐसे प्राणी थे कि पूरे एंटायर वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस कर सकते थे, और अगर यदि वो लोग अपने होमलैंड अर्थ पर वापस आ जाएं, तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या पॉसिबिलिटीज होगी कि वो अपने एग्जिस्टिंग अथॉरिटीज को सबके समक्ष सबमिट कर देंगे? और ये तो कंफर्म है कि इंडिविजुअल डिफरेंस और कन्फ्लिक्ट अराइज होना इनविटेबल है, तो इसीलिए इसे डिजास्टर कहा जाता है। और डिजास्टर क्लास से जो लोग वापस लौट आए हैं, जिनकी स्ट्रेंथ हम लोग मेजर कर पा रहे, वो लोग एक अलग लेवल पर है। तो तुम्हें क्या लगता है कि उससे ऊपर की क्लासेस यानी इरेगुलर क्लासेस का क्या होगा? वो लोग कन्फ्लिक्ट इनविटेबल हैं, तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम उस कन्फ्लिक्ट को किस प्रकार निर्देशित करें कि वो हमारे अलायंस के साथ इंटरसेक्ट हो जाए। और ये सुनने के बाद फिर टीम लीडर किम कहता है, क्या आप एनएससी को कंट्रोल में रखने के लिए अवेकेंड किम सिवू का यूज करना चाहते हो? और ये सुनने के बाद फिर वो मिनिस्टर कहता है, हाँ, सिर्फ उसे यूज करो, क्योंकि अवेकेंड किम सिवू ने खुद कहा था वो सिर्फ हमारी मदद करेगा, ना ही नैक की, क्योंकि हम लोग पावरलेस है। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ अपना बेस्ट ही कर सकते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या हमारे पास इसे रिफ्यूज करने का ऑप्शन था? और फिर इसके बाद हमें अपना एमसी का लाइव स्ट्रीम का कमेंट को दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे बंदे अलग अलग कमेंट कर रहे होते हैं, और उस कमेंट को देखकर टीम लीडर किम और वो मिनिस्टर का पोपट हो जाता है। फिर वो मिनिस्टर टीम लीडर किम से कहता है, टीम लीडर किम, क्या तुमने देखा कि वो लोग कह रहे हैं हम लोग फक्ड अप हो गए हैं, क्योंकि हमने पहले ही अपना पासा फेंक दिया है। तो इसीलिए हम बस इतना ही कर सकते हैं कि रिजल्ट चाहे जो भी हो उसे हमें हम्बली एक्सेप्ट करना होगा। और फिर इसके बाद हमें हेलीकॉप्टर के अंदर से एक आवाज आता है जो कि कह रहा होता है कि हम लोग हेलीकॉप्टर ऑपरेशन एरिया के ऊपर पहुंच चुके हैं, और वो जो यूनिक एंटिटी है जिसका नाम ग्रेट मोनार्क है, वो अभी भी साइट पर है, और हम लोगों ने उस यूनिक एंटिटी का लोकेशन भी ट्रेस कर लिया है। और फिर इसके बाद हमें अपना एमसी को दिखाया जाता है, जो कि कैमरा पर लाइव स्ट्रीम करते हुए सभी लोगों से कह रहा होता है, क्या तुम सभी लोग मुझे सुन पा रहे हो? और अगर यदि तुम लोग मुझे सुन पा रहे हो तो मैं आज तुम सभी को ये बताना चाहता हूँ कि द बिग गाय ग्रेट मोनार्क वो सच में काफी ज्यादा डेंजरस है, और वो सभी ऑर्क से काफी ज्यादा डिफरेंट है। बट मैं किम सिवू, मुझसे ज्यादा पावरफुल यहाँ पर कोई भी नहीं है, और जो भी मेरे सामने आता है मैं उसे खत्म कर देता हूँ। तो अब मैं इस हेलीकॉप्टर से नीचे जाने वाला हूँ। और ये कहते अपना एमसी उस हेलीकॉप्टर से नीचे कूद जाता है, और लाइव स्ट्रीम में स्माइल करते हुए कहता है, ये जो चैनल है वो रैम एंड ऑर्डर का ऑफिशियल मीट्यूब चैनल है। तो अगर यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करे, कमेंट करे और सब्सक्राइब करे, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। तो थैंक यू सो मच एंड बाय। और अपना एमसी को इस तरह कूदते हुए देखकर वो जो कैमरामैन होता है उसकी फटी पड़ी होती है, और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, पॉप पैरासूट, आपका पैरासूट यहीं रह गया है। और फिर अपना एमसी जब उस हेलीकॉप्टर से कूदने के बाद जब नीचे आ रहा होता तब हम लोग देखते हैं कि वो किसी लाइटनिंग की स्पीड से आ रहा होता है, और वो चमक रहा होता है। और अपना एमसी जब नीचे आ रहा होता तो वो बिल्कुल एक एस्ट्रॉइड्स की तरह लग रहा होता है। और अपना एमसी को इस तरह आते हुए देखकर वो सभी और कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोच रहे होते कि ये क्या है जो हम लोग की तरफ इतनी स्पीड से आ रहा है, और वो भी बिल्कुल लाइटनिंग की तरह लग रहा है। और वो लोग अपने एमसी को ही घूरे जा रहे होते हैं। और अपना एमसी जब उस लैंड पर उतरता है या मानो वहां पर स्ट्राइक करता है, तो वहां पर एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है, और वो एक्सप्लोजन इतना ज्यादा जोर का होता है कि वहां पर लाइटनिंग वेव क्रिएट होने लगते हैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 20 यहाँ पर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।